सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब सही होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉड ऑफ द हेवन का एपिसोड नंबर 11। और जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लीजिए प्लीज़। सो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को पे दबा दे ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तानी को दिखाया जाता है। वो अपने हैंगमोंग किलिंग गॉड स्वॉर्ड से उन दोनों सांपों पर अटैक करता है और वो उन दोनों सांपों को पलक झपकते ही काट देता है। उन दोनों सांपों के मरने के बाद उन दोनों से दो चमकती बॉल निकलती है। ज़ोंग तानियों की तलवारबाजी देख के कहती है, हाँ ये क्या तलवारबाजी करता है, ये तो बहुत ही अच्छा तलवारबाजी करता है। उसने तो उन दोनों सांपों को पलक झपकते ही काट दिया, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तानी उन दोनों पत्थर को लेते हुए कहता है, इन दो सांपों के भीतरी पत्थर खराब नहीं है, इन्हें दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर तानी उन दो पत्थर को अपने पास बुलाता है और उन दोनों पत्थरों को ज़ोंग को देते हुए कहता है, ये आप ले लो। तो ज़ोंग कहती है, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, मैं इसे नहीं ले सकती। तो तानी उन दोनों पत्थरों को उसके हाथ में रखते हुए कहता है, इसे ले लीजिए। तानी ज़ोंग से कहता है, मैं तानी हूँ, किसी का ऐसा नहीं रखता, तो चुपचाप इसे लो और रख लो। तो ज़ोंग कहती है, ठीक है। और वो अपने मन में कहती है, ये वास्तव में एक दबंग आदमी है। क्या आप नहीं जानते कि लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। फिर तानी उस झील की तरफ देखता है और झील की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आग, यहाँ से चले जाओ। और वो आग पानी से बाहर निकल जाता है। वो आग एकदम आग के गोले जैसे लग रहा होता है। इसे देखते हुए तानी कहता है, ये तो बाहर आ रहा है। और ज़ोंग भी कहती है, ये आग की प्रजातियां आइस जीनस आइस लोटस फेंट फ्लेम है। तभी उन दोनों को पीछे से किसी की आवाज आती है। वो कहता है, हाँ ये कितना कोइंसिडेंस की बात है ना, तुम यहाँ मुझसे पहले आ गए। फिर हमें वो लोग दिखाए जाते हैं। उनमें से एक रोंगकोक का भाई होता है और वो अपनी टीम लेके उन्हें मारने के लिए आया हुआ होता है। और वो कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे ऐसे खजाने हैं। तो उन्हें देखते हुए तानियो कहता है, क्या तुम मुरोंग कुन अंडरलिंग जू फेंग हो। और ज़ोंग भी कहती है, क्या तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तानियो अपने मन में कहता है, मुरोंग कुन, फिर से लगता है ये भी अपने भाई की तरह मरना चाहता है। मुरोंग कुन कहता है, मैं यहाँ सच में तानियों को मारने के लिए आया हूँ। हाँ, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे तानियून। तुमने मेरे भाई को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की। वो बहुत ही परेशान था, अब इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी। तो उसकी बात सुन के ज़ोंग कहती है, ज़ोफेंग, तानियून ने मुझे बचाया है, यदि आप उस पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो आप भी मेरे दुश्मन होंगे। तो ज़ोफेंग कहता है, तुम ज़ोंग, तुम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। हाँ, तुम्हारा भाई मुरोंग लिंग चोंग नहीं है जो तुम्हारे साथ रहे। तानियून को आज मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप बीच में आई तो आप इस पत्थर की तरह है। और मुरोंग उस पत्थर को तोड़ देता है और वो सब कहते हैं, तानियून को मार डालो, जो कोई भी हमारे भाई मुरोंग को ठेस पहुंचाएगा उसे मार डालो, और रास्ते में जो भी मिलेगा उसे भी मार डालो। ये देख के ज़ोंग कहती है, धिक्कार है, वो बहुत सारे लोग हैं और वे सभी 9वें चरण में है। भले ही मैं अपनी चोट से ठीक हो जाऊँ लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं सकती। तानियून उन्हें कहता है, क्या मुझे मारना इतना आसान है। हाँ, तो ज़ोंग कहती है, तानियू ये आप क्या कह रहे हैं। तो तानियू कहता है, हाँ आप चिंता मत करिए। मुरोंग हंसते उन दोनों को कहता है, अगर आप ज़ोंग को भी अपने साथ जोड़ते हैं फिर भी आपके पास अध्यात्म के केवल 9 ही चरण होंगे और हम लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, हम लोग आपको मार देंगे। हाँ, आपको मारना तो कितना आसान लगता है। तो तानियून से कहता है, अच्छा तो आपका मतलब ये है कि अधिक लोग अधिक ताकतवर होते हैं। तो मुरोंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, बेशक। तानियून से कहता है, हाँ आप लोग तो हमसे ज्यादा है, चलो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और तानियो गेंजुत्सु जैसा कुछ अटैक करता है जिससे कि सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ज़ोंग से देखते हुए कहती है, डू इट तानियून, क्या आपको मदद की जरूरत है। तो मुरोंग तानियून से कहता है, तानियून आपको संभावित होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं यहाँ पे आता मैंने यहाँ के आसपास की सारी जगह चेक कर ली और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो आपकी मदद करेगा। तानियून ने उन सभी सोल्जर को अपने वश में कर लिया होता है और वो सभी सोल्जर अपने तलवार निकलते हैं। ये देख के मुरोंग हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हुआ। वो सोल्जर्स कहते हैं, लॉर्ड तानियून का आदेशों का पालन करे। और ये कहते हुए सारे सोल्जर्स अपने अपने गले काट देते हैं जिससे कि वो सभी मर जाते हैं। मुरोंग अपने सोल्जर्स से कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। हाँ, तलवार नीचे करो। क्या तुम सब पागल हो गए हो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता है और सभी अपने अपने गले काट रहे होते हैं और वहाँ पे चारों तरफ खूनी खून हो गया होता है। ये देख के मुरोंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों ने तो क्यों मार दिया। हाँ, ये सब कैसे संभव हो सकता है। ये देखते हुए ज़ोंग कहती है, ये क्या चल रहा है। तानियून तो कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन वे उसके आगे का पालन क्यों करेंगे और स्वयं को क्यों मार डालेंगे। तानियून उससे कहता है, एक के साथ 2। तुम्हें तो ऐसा लगता था कि ज्यादा लोग होंगे तो जीतेंगे, लेकिन अब तो ज्यादा लोग मेरी तरफ है। हाँ, अब क्या करोगे तुम। ये देख के मुरोंग घबराते हुए अपने मन में कहता है, दुष्ट शक्ति तानियून,
आपने अवश्य कोई काला जादू किया होगा और मैं कानून को लागू करने के लिए और आपको पहले मारने के लिए संप्रदाय को रिपोर्ट करूंगा। तो तानून कहता है हाँ तो मुझे अभी मार डालो ना, इतना लेट क्यों कर रहे हो। हाँ, और वो कहता है मैं आपको पहले सड़क भेजूंगा। और तानून बहुत ही स्पीड से उसके पेट में एक मुक्का मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। तानून कहता है हाँ पिछली बार मोरुकुन भागने के लिए काफी भाग्यशाली था और उसने किसी को जवाबी कार्रवाई करने के लिए भेजने की हिम्मत की। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तब मैं उनकी समस्या को खोजने के लिए संप्रदाय में वापस जाऊंगा। वो आदमी कहता है नहीं, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको मोरुकुन ले जा सकता हूँ, मैं उसके रहस्य को जानता हूँ और मैं आपको बता भी सकता हूँ। और तानून अपना पंच बनाते हुए कहता है नहीं, तुमने बहुत देर कर दी। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक ईगल पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति तानून की तरफ देख रहा होता है। उसका नाम येतियान होता है। वो कहता है मुझे नहीं लगता तुम गुस्सा हो। हाँ, सोंगफेंग उसे देख के खुश हो जाता है और कहता है कुलोंग के टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक येतियान। ये देख के जोंगवू भी बहुत हैरान हो जाती है और वो उन दोनों के बीच में आ जाता है और जोफेंग से कहता है जोफेंग तुम तो एक बेकार इंसान हो, तुम इससे भी लड़ नहीं पाए, इस तरह तुम एक नए शीशे से पिट गए। हाँ, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। जोफियांग कहता है येतियान आप यहाँ आइस लोटस युआन लेने के लिए आए हैं ना। तानयून भी यहाँ पे आइस लोटस युआन लेने के लिए आया है। अगर आप और मैं मिलकर यून को मारने की कोशिश करें तो आइस लोटस युआन आपका होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मास्टर। येतियान अपने हाथों में पावर इकट्ठा करते हुए कहता है सॉरी, लेकिन हम दोनों का कोऑपरेट करना अच्छा नहीं होगा। तो जोफिंग बहुत ही डरते हुए कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और येतियान कहता है बाहर में जाओ। और यूतन अपने हाथों से बहुत जोर से उसे मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो मर जाता है। ये देख के जोंगवू भयभीत हो जाती है और कहती है वह उसने वास्तव में उसे मार डाला है। तो तानयून कहता है ओह द हेड स्नैचिंग हेड डॉग। हाँ, ये त्यान कहता है आपका नाम तानयून है ना। मैंने यहाँ रास्ते में चाकू के निशानों के एक समूह की लाश देखी, क्या तुमने तो उन्हें नहीं मारा। हाँ, ये सुनकर जोंगवू तानयून के आगे आ जाती है और कहती है नहीं, मैंने उन्हें मार डाला, यदि आपको बदला लेना है तो मुझसे लीजिए, इससे तानयून का कोई लेना देना नहीं है। तो ये त्यान कहता है बहन जोंगवू चिंता मत करो, आप लुंग भाई के प्रेमिका है, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। लेकिन ये बच्चा वास्तव में लिंगू भाई के साथ आइस लोटन युआन को हथियाना चाहता है। हाँ, मैं इसे मार डालूंगा, उसे आज मरना होगा। और वो अपने पावर को अनलिश करता है। ये देख के जोंगवू कहती है ड्रैगन मिक्स टाइगर स्किल, क्या आपने वास्तव में इस तकनीक को सीख लिया। हाँ, तो यूतियान कहता है हाँ कोई शक नहीं, मैंने इसे सीख लिया, मैंने कड़ी मेहनत की, मैंने वो सारे अभ्यास पूरा की जो भाई लिंगू ने मुझे सिखाया था और अब मैं 1 लाख पाउंड का पंच मार सकता हूँ, क्या तुम इसे झेल पाओगे तानयून, अब तो तुम मरने वाले हो। तो तानयून हंसते हुए कहता है अच्छा तो 10,000 पाउंड का मजबूत पंच, यह है तुम्हारी पावर। तो यूतियान कहता है क्या तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की, तुम अभी मरने वाले हो। और वो बहुत स्पीड के साथ उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के जोंगवू कहती है तानयून रास्ते से हट जाइए। और तानयून अपने पावर को अनलिश करता है और उससे कहता है तुम जैसे जुगनू चांद से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे करते हो। हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक वास्तविक शक्ति क्या होती है। और तानयून भी उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के पंच एक दूसरे के पंच से टकराते हैं और वहाँ से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि तानयून के पंच की वजह से यूतियान के हाथ की हड्डी टूट जाती है और वो कहता है ये कैसे संभव है, ये कैसे कर सकता है। और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और यूतियान बहुत दूर जाके गिरता है और वो कहता है आपका पंच बस 1 लाख पाउंड का है, लेकिन मेरा पंच मिलियन पाउंड का है। फिर हमें यूतियान को दिखाते हैं जो कि जमीन पे गिरा पड़ा होता है, उसके आसपास बहुत सारे खून होते हैं और वो अपने मन में कहता है ऐसी भयानक शक्ति एक नया प्रमोटेड शिष्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, आप किस तरह के इंसान हैं। हाँ, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मैं यहाँ तुम्हारे जान लेने के लिए आया हूँ, द किंग ऑफ डेथ। यूतियान उससे माफी मांगते हुए कहता है कृपया मुझे छोड़ दे, मामला यहीं पर ही खत्म हो गया है। और वो कहता है अगर आपने मुझे यहीं पर ही मार दिया तो आपको लिंगू भाई जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपके मित्र और परिवार के सदस्य सभी मारे जाएंगे। और तानयून कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई के बारे में बकवास करोगे और मैं चुपचाप सुन लूंगा। हाँ, तुम मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक कीड़ा हो, एक बकवास हो। तानयून अपने हाथों में पावर इकट्ठा करता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यूतियान एक स्टोन को आगे लेते हुए कहता है तानयून तुमने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया, और वो उसे तोड़ देता है। यूतियान कहता है हाँ मैं अकेला नहीं मर सकता, चलो दोनों साथ में मरे। और वहाँ से बहुत बड़ी ब्लू फायर निकलती है। तानयून और जोंगवू ये देख के शॉक हो जाते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूतियान को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये टाइंसन स्नो क्रिस्टल मूल रूप से आइस लोटस की लपटों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब मैंने इसे तोड़ दिया है। आइस लोटस युआन अपनी उत्तेजना के कारण फट गया है और अब हम सभी मारे जाएंगे। तो तानयून कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा आखिरी प्लान था। हाँ, अफसोस की बात है मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यूतियान कहता है
ये सही है तान्यून, आइस लोटस की लपटे के नीचे अगर कोई भी आ गया तो वो जिंदा बच नहीं पाता है, क्योंकि ये लपटे आत्मा को खा जाती है। तो चलो अब हम साथ में मरेंगे। फिर हमें उस आग के लपटे को दिखाया जाता है जो कि बहुत भयानक होता है। वो सभी लोगों को जमा रहा होता है। जोंगवू तान्यून के आगे आके कहती है, तान्यू मैं इस बर्फ को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रोक सकती हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ और जल्दी कहीं दूर चले जाओ। तो तान्यून कहता है जाओ, पर क्यों? आइस लोटस युआन मुझे मारना चाहता है, ये तो बहुत शानदार है। और तान्यून अपना हाथ को आगे करता है और उस आइस लोटस युआन के लपटों को अपने हाथ में एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख के यूतियान पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है क्या ये इसने कैसे किया, ये इतना भी ताकतवर नहीं हो सकता। तान्यून उस आग को ऑब्जर्व करने के बाद कहता है हाँ, ग्लेशियर फायर अब यहाँ पे है। ये देख के जोंगवू बहुत ही चौंक जाती है और कहती है आग की लो, क्या वो चलेगी? क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने? यूतियान चिल्लाते हुए कहता है क्या ये तुम्हारे लिए सिर्फ मजाक है? ये कैसे संभव हो सकता है? तुम तो बस एक बॉम्ब स्टेट में हो, लेकिन फिर भी तुमने इस आग को ऑब्जर्व कैसे किया? हाँ मुझे बोलो। ये आध्यात्मिक दुनिया सामान्य समझ के अनुरूप नहीं है। तो तान्यून कहता है हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा अस्तित्व सामान्य ज्ञान को तोड़ना है। ये तियान, क्या आपके पास कहने के लिए कोई आखिरी शब्द है जो आप मरने से पहले कहना चाहते हैं? यूतियान ये सुन के घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। और वो भागते हुए कहता है नहीं, मैं तो एक सुंदर राजकुमार हूँ जिसे लोग कवर कर रहे हैं, मैं तुम्हारे हाथों में कैसे मर सकता हूँ? और ये कहते हुए वो वहाँ से भागने लगता है। और तान्यून अपना हाथ आगे करते हुए कहता है अच्छा तो ये है आपके आखिरी शब्द, अब तुम हेल में जाओ। और वो अपने एक उंगली से उस आइस फ्लेम का बीम मारता है जो कि यूतियान को जाके लगती है और वो जम जाता है और एक मूर्ति बन जाता है और वो बर्फ की मूर्ति टूट जाती है। ये देख के तान्यून अपने मन में बोलता है यूतियान अपने कल्टीवेटर के आधार पर निर्भर था, ये इसका पहला चरण था, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी ये इतने जल्दी ऐसे मर जाएगा। हाँ चलो भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तभी जोंगवू को कुछ दिखता है और वो कहती है ये किनलोक सूची के होने का प्रमाण है, इसके साथ आप 10 दिन बाद उल्कापिंड कंठ घाटी में परीक्षण में भाग ले सकते हैं। उल्कापिंड कंठ घाटी 3 साल में ही खुलेगी। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक सच्चा भगवान था, लेकिन कोई संभावना नहीं है। और तान्यून उसे देखते हुए कहता है अच्छा उल्कापिंड घाटी। जियांगजू तान्यून को कहता है तान्यू चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। तो तान्यून उसे कहता है चलो चलते हैं। और तान्यून उसका कमर पकड़ लेता है और उसको उड़ाते हुए ले जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो कि हुंगफुक शेंगचोंग साम्राज्य का होता है। वहाँ पे कुछ लोग डॉक्टर स्टेन जैसे जादू सीखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे म्यू आ जाती है और कहती है जल्दी करो। उसकी बहन कहती है सिस्टर आपने जल्दी कहा, क्या कुछ गड़बड़ है? म्यू कहती है मुझे अभी भी खबर मिली है कि मुरुंगकुन ने लोगों के एक समूह को बर्फीले क्षेत्र में भेजा है तान्यून को मारने के लिए। मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं उसकी मदद करूंगी। तभी यहाँ पे म्यूरोंग आ जाता है और म्यू से कहता है म्यूमेंग तुम अभी भी यहीं पर ही हो, मुझे डर है कि देर हो जाएगी। तो म्यू कहती है म्यूरोंग तुम मेरे सामने दिखने की हिम्मत कैसे करते हो? हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगी। तान्यून अब कैसा है? हाँ म्यूरोंग कहता है हाँ उस बच्चे तान्यून ने मेरा हाथ तोड़ा था, सौभाग्य से मैंने दादा से काली जेट आंतरिक गोली मांगी, बस मुझे हथियार वापस लेने दो। हालांकि मैंने एक दर्जन के हिसाब से स्पिरिचुअल फेटस डिसाइपल को तान्यून को मारने के लिए भेजा था और उन लोगों ने तान्यून को मार भी डाला। जो मेरा विरोध करने की हिम्मत करेगा उसे मरना होगा। ये सुन के वहाँ के लोग कहते हैं कौन है ये तान्यून, मुरुंगकुन को उकसाने की हिम्मत कर रहा है और उसका हाथ भी तोड़ दिया। वास्तव में वो बहुत बहादुर है, चाहे वो कोई भी हो। 1 दर्जन से अधिक स्पिरिचुअल फेटस डिसेबल से बच नहीं पाएगा, वो जरूर मारा जाएगा और उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ मुरुंगकुन तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो भी उन्हें उकसाने की हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। ये सुन के म्यू की आंखों से आंसू हो जाते हैं और यहाँ पे बड़ा ही इमोशनल सीन हो जाता है। म्यू कहती है तान्यून क्या मर गया? और म्यूरोंग उससे कहता है म्यूमेंग तुम मेरी हो और जो भी तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। तान्यून मरने वाला पहला व्यक्ति नहीं था और ना ही वो आखिरी व्यक्ति होगा। मैं तुम्हें आज्ञाकारी बनने की सलाह देता हूँ। और म्यूरोंग उसे छूने जाता है। तभी बहुत तेज एक स्वाड आके उसके हाथ में लगती है और वो दर्द के मारे बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है और वो कहता है कौन ये कमीना जिसने मुझे मारने की हिम्मत की? म्यू ये देख के खुश हो जाती है और कहती है रुको, ये तलवार तो जाना पहचान लग रहा है, क्या ये तलवार तान्यू का है? तभी हमें तान्यून को दिखाया जाता है जो म्यूमेंग से सॉरी कह रहा होता है और कहता है सॉरी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये देख के वहाँ के लोग कहते हैं क्या स्पिरिचुअल फेटस डिसेबल 1 दर्जन से ज्यादा होते हुए भी
वो सब इसे मार नहीं पाए। आखिर कौन है ये? क्या ये बच्चा बाकी में एक नया डिसाइबल है? मुझे तो नहीं लगता। फिर हमें म्यू को दिखाया जाता है जो बॉलीवुड की मूवी की तरह भागते भागते उसके पास आ रही होती है और कहती है, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक है, मैं अभी भी रोज तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तो तान्यून कहता है, सिस्टर म्यू आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, ये कटे हुए टुकड़े मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। तभी म्यू अपने छोटी बहन को देखती है और कहती है, मेरी छोटी बहन जोंगवू तुम यहाँ पे हो? और जोंगवू भी उसे देखते हुए बोलती है, मेरी बहन म्यू इतना कोइंसिडेंस की बात है ना कि तुम भी यहाँ पे हो। तान्यून म्यू से कहता है, मैं बर्फीले इलाके में बर्फ की आग को देखने के लिए क्रूर घाटी गया था, जोंगवू ने मेरी बहुत मदद की। तो ये सुन के म्यू खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है। म्यू अपनी बहन जोंगवू से कहती है, मेरी प्यारी बहन जोंगवू तान्यून को मेरे द्वारा ही इस संप्रदाय में लाया गया है। वह अभी कुछ समय के लिए आया है और अभी भी कई जगह है जो वह अच्छी तरह से नहीं जानता है। इस यात्रा को गुप्त क्षेत्र तक ले जाने के लिए आपके लिए धन्यवाद। और म्यू कहती है, तान्यून मेरी पहली फैंसी बिच है, अब तुम नरक में जाओ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में म्यू और जोंगवू को दिखाया जाता है। जोंगवू म्यू से कह रही होती है, सिस्टर म्यू आप तो बहुत मैच्योर है। क्या आपको पता है जब हम दोनों बर्फीले इलाके में थे तो तान्यून ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। इससे पहले कि मैं घायल होती उसने मुझे बचा लिया था। मेरे वापस आने के पहले उसने मुझे हक कर लिया था। और वो अपने मन में कहती है, सिस्टर म्यू मैं तान्यून को बहुत पसंद करती हूँ और वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे आपका नहीं होने दूंगी। उसकी बातें सुन के म्यू बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है, क्या? और वो अपने मन में कहती है, क्या तान्यून ने उसे सच में हक किया? जोंगवू कहती है, अरे सिस्टर म्यू आप तो बहुत मैच्योर है और इस संप्रदाय में कई शिष्य है, आप जिसे भी चाहे चुन सकती हो। यदि आप अभी नहीं चुनते तो जब आप बूढ़े हो जाते हो तो कोई और आपको चुन लेगा। तो उसकी बातें सुन के म्यू फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, ओह हालांकि मैं जोंगवू अब बहुत सुंदर है, लेकिन वो मधुमक्खियों और तितलियों को बहुत कम पसंद करता है। वो हमेशा सावधान रहता है। और कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि कई सारे शिष्य आपको प्रेम पत्र भेज रहे थे और ये लगभग पूरे कमरे में भरा हुआ था। और मैंने आपके बारे में एक अफवाह भी सुनी है कि लिंगू चांगकोंग आपको कभी नहीं भूलेंगे। क्या ये सच है? हाँ। तभी तान्यून उन दोनों के सामने आ जाता है और ये देख के वो दोनों हाथ मिलाने लगती है। और म्यू कहती है, मेरी छोटी बहन इतनी भी बुरी नहीं है। और जोंगवू कहती है, सिस्टर तो सच में इलिक्वेंट है। और वो दोनों मन ही मन आपस में लड़ रहे होते हैं। ये देख के तान्यून को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ये देखते हुए वहाँ के आदमी कहते हैं, म्यू मेंग और जोंगवू शियाओ ये एक ईर्ष्यापूर्ण लड़ाई है। और दूसरा आदमी कहता है, हे भगवान बाहरी द्वार पर दो महिला एक ही समय पर एक ही आदमी के लिए लड़ाई कर रही है, ये देख के मुझे बहुत जलन हो रही है। तीसरा आदमी कहता है, अरे छोड़ो उन दोनों लड़कियों को, मुझे आने दो। फिर वहाँ पे 3 खड़ी लड़कियां में से एक लड़कियां बोलती है, ये भी हो सकता है, ये तो एक शर्म की बात है, उसने हमें लड़ने के लिए बुलाया लेकिन अब वो खुद किसी लड़की के लिए दूसरे से लड़ रही है, ये तो नाइंसाफी है। तभी दूर खड़ा मुरोंग तान्यून करके चिल्लाता है और तान्यून सतर्क हो जाता है। मुरोंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वो आदमी का क्या हुआ जिसे मैंने भेजा था? उसकी बात सुन के तान्यून कहता है, सच कहूँ तो मैंने उसे मार डाला। मैं उसे मारना तो नहीं चाहता लेकिन वो खुद ही आ गया मरने के लिए। मुरोंग आपके चेले उतने ही बेकार है जितने की आप है। और मुरोंग बहुत ही जोर से चिल्लाता है और तान्यून से कहता है, तान्यून आप मुझे इस तरह कैसे लज्जित कर सकते हैं? और वो अपने जेब से एक रेड बॉल निकालता है और कहता है, मुझे तुम्हें आज ही मारना होगा, कोई आपकी मदद भी नहीं कर सकता, अब आपको मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। तान्यून ये मेरे दादाजी से मांगी गई गोली है, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा पावर मिलती है जिससे मैं और भी खूंखार और ताकतवर हो जाता हूँ और मैं आपके लिए विशेष रूप से तैयार हूँ और आज मैं आपको मार दूंगा। वहाँ के लोग ये देखते हुए बोलते हैं, फेटस स्पिरिचुअल फेटस रियल कॉम्बैट पावर। मुझे यकीन नहीं था कि उसके पास ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा। तो दूसरा आदमी कहता है, तान्यून कितना भी मजबूत क्यों ना हो वो स्पिरिचुअल फेटस में नहीं हो सकता। हाँ युद्ध की शक्ति में एक बड़ा अंतर है। तो पहला वाला आदमी बोलता है, लेकिन यहाँ म्यू मेंग और जोंगवू शियाओ है, क्या उन्हें पीछे बैठकर देखना चाहिए? ये देख के जोंगवू घबरा जाती है और तान्यून को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे म्यू रोक देती है और कहती है, बहन जोंगवू घबराओ मत, तान्यून बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो एक साधारण स्पिरिचुअल डिसाइबल नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है, वो इसे हरा देगा। मुरुंग कुन बस उसके सामने एक बेकार सा अगली इंसान है। तान्यून अपने पावर को अनलिश करता है और मुरुंग कुन से कहता है, मुरुंग कुन क्या आपको लगता है कि आप इस स्पिरिचुअल फेटस रियल्म्स की ताकत के साथ क्या आप मुझे पूरी तरह हरा सकते हैं? हाँ आप मुझे कभी नहीं हरा पाएंगे, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सुन के मुरुंग कुन कहता है, हाँ एक ताकतवर इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो तान्यून? मुझे पता है कि तुम बहुत कमजोर हो, आज मैं आपको मार दूंगा और ये बताऊंगा कि निराशा क्या होती है। और मुरुंग कुन उसको मारने के लिए बहुत ही तेज आगे बढ़ता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है। उस धमाके की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है, लेकिन तान्यून वहाँ पे नहीं होता, तान्यून वहाँ से हट गया होता है। ये देख के मुरुंग कहता है, तान्यून कहाँ हो तुम, क्यों छुप रहे हो? हाँ क्या तुम डर गए? तो तान्यून बहुत ही स्पीड के साथ उसके पीछे आते हुए कहता है,
हाँ, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? म्यूरोन ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने हाथों में बहुत सारे पावर को इकट्ठा करता है और तान्यून से कहता है, तान्यून अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जरूरत से ज्यादा उछल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो तान्यून को बहुत ही स्पीड पंच मारता है, लेकिन वो पंच तान्यून के आर पार हो जाता है। ये देख के म्यूरोंग बहुत ही शॉक हो जाता है। तान्यून म्यूरोंग से कहता है, म्यूरोंग कुन, क्या आप मेरी पावर को सहन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मेरे कपड़ों के कोनों को भी नहीं छू सकते। ये देख के वहाँ पे खड़े लोग कहते हैं, तान्यून की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, मैं उसे देख भी नहीं सकता। वहाँ पे दूसरा खड़ा हुआ आदमी कहता है, हालांकि मुरेंकुन अपनी ताकत के साथ स्पिरिचुअल फिटनेस रियल्म तक पहुंच गया, लेकिन उसकी स्पीड उतनी ही है जितनी पहले थी। ऐसे तो वो तान्यून को छू भी नहीं सकता। तो वही पहला आदमी कहता है, मुझे कहना चाहिए कि तान्यून ने अपने शारीरिक कौशल पर भरोसा करके उसका मजाक उड़ाया है और मुरेंकुन उसे देख भी नहीं सकता। तो दूसरा आदमी कहता है, मैंने सोचा था कि म्यूरोंग उसे मार देगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तान्यून इतना ताकतवर होगा। फिर हमें म्यूरोंकुन को दिखाते हैं। वो हंसते हुए कहता है, हाँ तान्यून, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत तेज है तो मैं आपको क्यों नहीं रोक सकता। मेरे इस ट्रिक को देखो, फिजिकल अपीयरेंस। और वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। आम शब्दों में कहो तो शैडो क्लोन्स बना लेता है और वो सभी क्लोन्स तान्यून को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और म्यूरोंग अपने क्लोन्स की मदद से तान्यून को घेर लेता है और कहता है, तान्यून अब तुम कैसे छुपोगे? ये देख के वहाँ पे खड़े लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये मजाक है? 5 मुरेंकुन कैसे हो सकते हैं? इनमें से कौन सा असली है? तो दूसरा आदमी कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुरेंकुन अपना क्लोन बना सकता है। अब तान्यून खतरे में है। तो मुरेन कहता है, अब आप इस ट्रिक से बच नहीं सकते, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और मुरेंकुन का शैडो क्लोन कहता है, तान्यून आपके पास कोई रिट्रीट नहीं है, नीचे झुको और दया की भीख मांगो। ये देख के जोंग घबरा जाती है और कहती है, नहीं, मैं तान्यून की मदद करने जा रही हूँ। तो मियो उसे रोकते हुए कहती है, रुको रुको, आप जैसे कि देख सकते हो तान्यून को जरा सा भी डर नहीं लग रहा है और मुझे यकीन है कि वो उसे मार देगा। फिर हमें तान्यून को दिखाया जाता है। वो कहता है, वो हंसते हुए कहता है, मुरेंकुन अगर ये तरीका है जिससे आप मुझे मार सकते हो तब तो मुझे डर है कि आप नहीं बच पाओगे। और तान्यून अपने बहुत सारे पावर को अनलीश करता है और अपने सैकड़ों क्लोन्स बना लेता है और म्यूरोंग को घेर लेता है। ये देख के म्यूरोंग कहता है, क्या ये कैसे कर सकता है? ये देख के वहाँ के लोग कहते हैं, हे भगवान, तान्यून तो वास्तव में जानता है कि शरीर के बाहर कैसे कार्य करना चाहिए और उसके पास म्यूरोंग की तुलना में काफी ज्यादा अधिक क्लोन है। तो दूसरा आदमी कहता है, नहीं, आप देखते हैं कि तान्यून का क्लोन न केवल म्यूरोंग की तुलना में मजबूत है बल्कि एक मजबूत आभा भी है। ये फिजिकल रूप से एक हाई लेवल तकनीक है। ये देख के जोंगवू कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, तान्यून के पास वास्तव में एक ट्रम्प कार्ड है और इससे वो जीत सकता है। तो ये सुन के म्यू कहती है, जोंगवू मैं तान्यून को तुमसे बेहतर जानती हूँ। तो जोंगवू गुस्सा होते कहती है, हाँ आप किस बात पर घमंड कर रहे हैं? ये देख के म्यूरोंग कहता है, मुझे विश्वास नहीं है, ये एक भ्रम होना चाहिए। जो मैंने इस्तेमाल किया है वो मैंने कई दशकों तक कड़ी मेहनत करके की है। आप मेरे से बेहतर कैसे हो सकते हैं? और म्यूरोंग के सारे क्लोन तान्यून की तरफ अटैक करते हैं। तान्यून कहता है, मानो या ना मानो, फिर क्या आप इसे मुझे आजमाने देंगे? और वो अपने क्लोन से कहता है, मार डालो उसे। और वो सारे क्लोन्स म्यूरोंग के क्लोन्स के पीछे लग जाते हैं और म्यूरोंग वहाँ से भाग रहा होता है और तान्यून उसे हर जगह से घेर लेता है और म्यूरोंग रुक जाता है। फिर तान्यून अपने सारे क्लोन से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने सारे शैडो क्लोन से उसको पंच मारता है, जिससे कि म्यूरोंग नॉकआउट हो जाता है और वो कहता है, लानत है, मैं ऐसे हार नहीं सकता। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में म्यूरोंकुन को दिखाया जाता है जो कि तान्यून से बुरी तरह हार रहा होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कहता है, लानत है, मैं ऐसे नहीं हार सकता, मैं इस लड़के से कैसे हार सकता हूँ? ये देख के वहाँ पे खड़े लोग बोलते हैं, तान्यून तो जीत रहा है। तो दूसरा आदमी बोलता है, म्यूरोंकुन ने डैन मेडिसिन का इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी वो तान्यून के सामने टिक नहीं पा रहा। तान्यून कितना ताकतवर है। और तीसरा आदमी बोलता है, क्या प्रतिभा है। तान्यून का नाम न्यू प्रमोटेड सन आज से निश्चित रूप से हांगफू साधु संप्रदाय के बाहरी द्वार में फैल जाएगा। फिर हमें जोंगवू और म्यू को दिखाया जाता है। जोंगवू कहती है, तान्यून तो जीत रहा है। और म्यू भी कहती है, मुझे पता था कि वो क्या कर सकता है, मेरे हिसाब से वो आदमी से डिजर्व करता है। तो जोंगवू से चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ लेकिन तान्यून ने आपको पसंद नहीं किया है। तो म्यू कहती है, कोई बात नहीं, जल्दी कर लेंगे, अभी हो या बाद में। फिर हमें तान्यून को दिखाया जाता है जो कि म्यूरोंकुन के सामने होता है और वो अपने हाथ में पावर इकट्ठा करते हुए कहता है, म्यूरोंकुन क्या आपको कुछ कहना है? हाँ। तो म्यूरोंग कहता है, तान्यून मेरे दादाजी भीतरी द्वार के बुजुर्ग है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी जीवित नहीं रहोगे, वो तुम्हें मार देंगे। तान्यून म्यूरोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, भले ही आप सुजुरेंग के बेटे हैं लेकिन फिर भी आपको मरना होगा, जो आपने किया उसके लिए तो आपको मरना ही होगा। तभी हमें दिखाते हैं कि वो फाइट रोकने के लिए म्यूरोंग के दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं, इसे रोक दो। वो यहाँ के लॉ एनफोर्समेंट
एल्डर क्विक योंगकोंग है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। ये देख के जोंगवू और म्यू घबरा जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि तानिन वहाँ से हट गया होता है और म्यूरंग के दादाजी म्यूरंग को पकड़ के वहाँ से दूर ले जाते हैं। ये देख के जोंगवू तानिन से कहती है, तानिन तुम कैसे हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? और म्यू से कहती है, तानिन क्या तुम्हें चोट लगी है? तो तानिन कहता है, मुझे कोई गंभीर समस्या नहीं। इसके विपरीत उस आदमी ने मेरे होंगमेंग अधिपति शरीर के हथेली को थप्पड़ मारा, निश्चित रूप से यह अनकंफर्टेबल होगा। सही कहा है ना? क्यू योंगकोंग तानिन को देखते हुए कहता है, ये बच्चा कौन से लोहे से बना हुआ है? इसका शरीर तो बहुत ही ज्यादा कठोर है। मैंने उसे अपने हथेली से थप्पड़ मारा, लेकिन इससे मुझे दर्द हुआ और उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या है ये लड़का? तभी म्यूरंग बोल पड़ता है। वो कहता है, दादाजी तानिन को जल्दी मार डालो। इस लड़के ने जानबूझ के मुझे संप्रदाय में मारा, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे मार डालना चाहिए। तो क्यू योंगकोंग कहता है, चिंता मत करो मेरे बच्चे, एक लॉ एनफोर्समेंट एल्डर के होते हुए मैं आपको जस्टिस दिलाऊंगा। ये देख के वहाँ के लोग कहते हैं, वाह ये तो मुरिंगुन था जो तानिन को मारना चाहता था और अब ये रंग बदल रहा है। ये कैसा आदमी है? ये तो बड़ा घिनौना आदमी है। तो दूसरा आदमी कहता है, एल्डर क्यू स्पष्ट रूप से किनारे को खींचने के लिए आया है, अब तानिन को भुगतना होगा। वही पहला वाला आदमी कहता है, एल्डर क्यू एक वास्तविक स्पिरिचुअल फेटिश रियल्म का विशेषज्ञ है। टैनियन उसका विरोधी नहीं हो सकता, टैनियन उससे जीत भी नहीं सकता। टैनियन तो उसके सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एल्डर क्यू को देख के म्यूमेंग और जोंगवू भी घबरा जाती है। जोंगवू कहती है, एल्डर क्यू ये स्पष्ट रूप से मुरोंगुन था जिसने तानियन को उकसाया था और अब ये झूठ कह रहा है। तो म्यू कहती है, हाँ एक लॉ एनफोर्समेंट एल्डर के रूप में वो सारी बातों से अनजान है। मैं सांप्रदाय को रिपोर्ट करना चाहती हूँ। तो क्यू योंगकोंग कहता है, क्या आप मुझे चीजें करना सिखा रहे हैं? हाँ आप कैसी हिम्मत कैसे हुई? और वो दोनों की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे लगता है कि आपको सबक चाहिए, अब आपको सबक सिखाना पड़ेगा। और म्यूमेंग और जोंगवू बहुत ही घबरा जाती है। तब यहाँ पे तानियो आ जाता है और कहता है, ध्यान से, और बड़े ही स्पीड के साथ तानिन उन दोनों को उठा लेता है। वो दोनों ये देख के बहुत ही शर्मा रही होती है और तानिन उन दोनों को एक दूसरी जगह छोड़ देता है। तानिन कहता है, यहाँ सही और गलत के बीच कोई भेद नहीं किया जाता, यहाँ बस ऊपर और नीचे चापलूसी है। क्यू योंगकोंग मुझे नहीं लगता कि आपको इस दुनिया में रहने की जरूरत है। तुम जैसे तो बस इस दुनिया में बोझ हो जो बस धरती का वजन ही बढ़ा रहे हैं। ये सुन के वहाँ के लोग कहते हैं, क्या तानिन पागल हो गया? तानिन ने एंडल क्यू को चुनौती देने की पहल की। हाँ क्या वो सोचेगा नहीं? तानिन तो सच में पागल है। क्या तुम्हें लगता है कि तानिन एंडल क्यू से बेटर है? तो वही पहला वाला आदमी कहता है, मुझे नहीं पता लाइफ और डेथ के बीच, लेकिन चाहे तानिन कितना भी उच्च क्यों ना हो वो इतना अभिमानी नहीं हो सकता। फिर हमें म्यूमेंग को दिखाया जाता है जो कहते हुए कह रहा होता है, तानिन तुमने एल्डर क्यू को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? हाँ अब तुम सोच लो, तुम सच में मर चुके हो। और म्यूमेंग अपनी पावर को अनलिश करता है और कहता है, तानिन वो एल्डर आदमी कई दशकों से लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर रह चुके हैं और ये पहली बार है जब मैंने तुम जैसे अभिमानी डिसाइपल देखा है। फिर क्यू योंगकोंग भी कहता है, अगर मैं आज आपको नहीं मार पाया तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। तो तानिन कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं आपके मरने के बाद निश्चित रूप से आपके समाधि के पत्थर पर आपका नाम उल्टा लिख दूंगा। ये देख के जोंगवू खुश होते हुए कहती है, तानिन तो बहुत धमक है, यहाँ तक कि एल्डर क्यू भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो म्यू से कहती है, चुप रहो, विद्रोही मत बनो। क्यू योंगकोंग एक मजबूत स्पिरिचुअल फेटिश रियल्म है और म्यू एक लड़की से ऑर्डर देते हुए कहती है, जियांग प्लीज जाओ और एल्डर शेनकिंग्यू को यहाँ पे बुलाओ। वो हमेशा दरवाजों की शीशों का ख्याल रखते हैं और उसके साथ मेरा बेहतर संबंध है। अगर वो आता है तो तानिन की रक्षा करने में सक्षम होगा। फिर हमें क्यू योंगकोंग को दिखाया जाता है जो कि तानिन से कह रहा होता है, तानिन आप एल्डर्स को इग्नोर करते हैं और अपने से सीनियर को हर्ट करते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर के रूप में ये सेंस बनाता है कि मुझे आज आपको मार देना चाहिए और वो तानिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी पावर से बहुत सारे हाथ बना लेता है। ये देख के वहाँ के लोग कहते हैं, एल्डर क्यू के पास तो यूनिक स्किल है और उसकी मूव तो किलर मूव है। ऐसा लगता है कि वो तानिन को जीवित नहीं छोड़ेगा और आज वो उसको मार देगा। तो दूसरा आदमी कहता है, एल्डर क्यू वास्तव में सैकड़ों तार को संघनित करता है। यह सेन लुआओ जांग जियोजांग को संकेत करता है। तानिन खतरे में है, शायद वो मरने वाला है। तानिन ने एल्डर क्यू को उकसाने की हिम्मत की। मेरा मानना है कि उसके पास एक बेटर कहना होना चाहिए। तानिन उससे कहता है, हथेली की ताकत मुझे पसंद है, ये सिर्फ हैंगमोंग अधिपति शरीर को गुस्सा दिलाने में मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त है और वो भी अपने पावर अनलिश करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि क्यू योंगकोंग अपने पावर के साथ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो हटता नहीं है, वो वहाँ पे खड़ा रहता है। ये देख के जोंगजू और म्यू हैरान हो जाती है और क्यू योंगकोंग ये देख के बोलता है, ये बच्चा
ये बच्चा अभी भी छिपा नहीं, मुझे लगता है कि इसने सरेंडर कर दिया, ये तो अभी मरने वाला है। क्यू योंगकोंग जैसे ही तान्युन के पास पहुंचता है वैसे ही तान्युन वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और तान्युन पीछे से कहता है, क्यू योंगकोंग अपनी बिल्ली की हथेली के साथ आप मुझे मीट प्यूरी पर मारना चाहते हैं? हाँ। तो ये देख के क्यू योंगकोंग चौंक जाता है और कहता है, ये उसने कैसे किया? तो तान्युन पीछे से कहता है, आप किस बारे में सपना देख रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ पे हूँ। तो वो चौंकते हुए कहता है, क्या ये संभव कैसे हो सकता है? तो ये देख के जोंगवू और म्यू खुश हो जाती है और कहती है, तान्युन ठीक है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर तान्युन योंगकोंग से कहता है, क्या आज आपने खाना नहीं खाया या आप अपनी सारी ऊर्जा घर की महिला पर खर्च करके आए हैं? ये सुन के एल्डर क्यू गुस्सा हो जाता है और कहता है, धिक्कार है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अब तुम मरोगे। और वो अपना सैन लुओ पाओ मिन वोन का अटैक करता है और उस अटैक की वजह से उसके बहुत सारे हाथ बन जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे बाहरी दरवाजे के मुखिया एल्डर शेन किंग क्यू भी आते हैं और वो म्यू के सामने खड़े होते हैं। वो एल्डर क्यू की पावर को देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये क्या होने वाला है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और एल्डर क्यू तान्युन से कहता है, तान्युन बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मरने वाले हो, तुम्हें मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। और वो अपने हथेली से तान्युन के सीने में वार करता है और चारों तरफ से उसकी हथेली आ रही होती है। तान्युन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। क्यू योंगकोंग बहुत ही तेजी से अपने हाथ से उसके ऊपर हमला करता है और उसकी पावर की वजह से बहुत सारे हाथ बन जाते हैं और वो हाथ भी तान्युन के ऊपर हमला करते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं हो जाता है। ये देखते हुए वहाँ के लोग अपने आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, ये कितनी ताकतवर ताकत है, खत्म हो गया, तान्युन अब मर गया। तो दूसरा आदमी कहता है, इतनी मजबूत हथेली की ताकत, भले ही एल्डर शेन इसे ब्लॉक करना चाहे लेकिन यह आसान नहीं। ये देख के एल्डर शेन और जोंगयू और म्यू भी बहुत घबरा जाती है और म्यू कहती है, एल्डर तान्युन क्या वो ठीक है? म्यू कहती है, तान्युन ने भी क्यू योंगकोंग की हथेली का इस्तेमाल किया था, इस बात तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो ठीक है। तो उसकी बात सुन के एल्डर शेन कहते हैं, लेकिन ये अलग है, सैन लुओ पाम वह ट्रिक जो सैकड़ों हथेलियों को एक साथ और एक जगह रखने के लिए है, अगर मैं इस हथेली को अपने सामने रख लूं तो भी मुझे बहुत नुकसान होगा। तान्युन तो डरता है। उसकी बातें सुन के म्यू कहती है, नहीं, मुझे इस पे विश्वास नहीं है, मुझे पता है कि तान्युन को कुछ नहीं हुआ होगा। तो जोंगयू कहती है, तान्युन तुम मर नहीं सकते। ये देख के म्यूरोंग हंसने लगता है और कहता है, विजेता हंसने वाला आखिरी होता है, तान्युन तो मर गया, अब आप क्या करेंगे? और ये धमाका देख के वहाँ के आसपास के लोग कहने लगते हैं, शायद एल्डर क्यू के हाथों से तान्युन मर गया है। तो दूसरा आदमी कहता है, ऐसा लगता है कि इस बार उसके साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो फिर से पहला बंदा कहता है, धत तेरी की, तान्युन इतना उत्कृष्ट था कि क्यू योंगकोंग और मुरोंग कुन ने उसे मार डाला, मैं ये देखने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमें तान्युन और योंगकोंग को दिखाया जाता है। योंगकोंग तान्युन से कह रहा होता है, हाँ, तुम उस समय से अपने लक का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन अंत में तुम हार गए। हाँ, मैंने तुमको पहले ही कहा था, अगर तुम मेरे सामने कदम रखने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी तान्युन बड़ा बैडेस होके कहता है, किसने कहा मैं मर गया? मैं तो जीवित हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम्हारा क्या होगा? ये देख के क्यू योंगकोंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, क्या? तान्युन उसे कहता है, होंगमिंग तानाशाह, शरीर की दूसरी परत, मैंने इसका इस्तेमाल किया। ये देख के एल्डर शेन कहते हैं, तो ये है तान्युन, इसको जरा से भी चोट नहीं लगी। और वो ये देख के बहुत ही हैरान होते हैं। ये देख के जोंगवू और म्यू बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जोंगवू तो रो रही होती है और वो कहता है, हाँ बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। फिर म्यू कहती है, तान्युन लगता है तान्युन ठीक है। तो ये देख के वहाँ के लोग आपस में कहते हैं, शिट, क्या ये मरा नहीं? उस तरह की हथेली की ताकत के तहत इसके शरीर के ऊपर कोई चोट नहीं, यह कितना रक्षात्मक शक्ति है, इसके पास कितनी डिफेंसिव पावर है। भाई तान्युन तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे और देखना है कि आगे क्या होता है, मुझे भी मजा आ रहा है। फिर हमें क्यू योंगकोंग को दिखाया जाता है, वो बहुत ही हैरान हो रहा होता है और वो कहता है, ये कैसे है? क्या ये सच है? तुम बच कैसे गए? फिर वो अपने हाथों को देखता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है, क्या मेरे हाथ ऐसे कांप क्यों रहे हैं? तान्युन क्यू योंगकोंग से कहता है, आपकी एकत्रित हथेली के लिए धन्यवाद, मेरा होंगमिंग अधिपति दूसरे स्तर तक टूट सकता है। और वो क्यू के हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुमने मुझे इसी हाथों से मारने की कोशिश की है ना, अब मेरी बारी। और वो उसके हाथों को दबाने लगता है। वो उसके हाथों को बहुत तेजी से दबाता है, जिसकी वजह से उसके हाथों की उंगलियां सारी टूट जाती है और क्यू योंगकोंग दर्द के मारे बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है। क्यू योंगकोंग कहता है, तान्युन ये आप क्या करना चाहते हैं? मैं दरवाजे के बाहर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर हूँ, अगर तुम मुझे मारते हो तो यहाँ के नियमों के तहत आपको सजा मिलेगी। तो तान्युन कहता है, अरे तुम मेरे बारे में चिंता मत करो,
तुम बस अपना देखो। हाँ, और तुमने मुझे एक मुक्का मारा था तो उसका हिसाब भी अभी चुकाना है। एक पंच के बाद तुम्हारी शिकायतें और मेरी शिकायतें सब दूर हो जाएगी और मैं इसके बाद आपको कभी कुछ नहीं करूँगा। तो ये सुन के क्यू योंगकोंग घबरा जाता है और कहता है एक पंच। और वो अपने मन में कहता है तान्युन केवल स्पिरिचुअल बॉम्ब रियल में था, उसकी डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, उसका पंच मजबूत नहीं होना चाहिए। फिर क्यू योंगकोंग कहता है ठीक है चलो, क्या ये सिर्फ एक पंच नहीं है? और वो ये कह ही रहा होता है तभी तान्युन उसके पेट में पंच मार देता है और क्यू योंगकोंग के मुंह से खून निकल जाता है और वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। क्यू योंगकोंग अपने सीने को पकड़ते हुए कहता है लानत है तुम पर, तुमने सच में मेरे स्पिरिचुअल फेटिस रियल्म को तोड़ दिया और मुझे खत्म कर दिया। तो तान्युन कहता है आपने मुझे इस पंच का वादा किया था, इसलिए आप ये दोष मुझे नहीं दे सकते। इसके अलावा आपके पास कम से कम एक जीवन शेष है। और ये सब होते हुए देख वहाँ के लोग कहते हैं एल्डर क्यू के हथेलियों के हिट सारे बेकार थी, तान्युन ने सच में एल्डर क्यू को सिर्फ एक ही पंच से हरा दिया। ये अंतर तो बहुत बड़ा है, कौन एल्डर है और कौन डिसेबल है। मुझे शक हो रहा है कि मैं एक सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर क्यू योंगकोंग एल्डर शेन से कहते हैं एल्डर शेन, तान्युन ने मुझे खत्म कर दिया, क्या तुम मुझसे मेरा ये बदला नहीं लोगे? हाँ, तभी म्यूरोंग भी बोल पड़ता है ग्रेट एल्डर, तान्युन ने उनके दिल पे वार किया और आप अभी भी चुप खड़े हैं। हिंता और हिंता के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आज यदि आप केवल एक बाहरी डिसेबल के साथ है तो आप कानून के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यदि आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो आपको इस संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। तो वो एल्डर शेन कहता है शिट, मुरेंकुन कितना मूर्ख है, वो स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उसने वास्तव में मुझे तान्युन के कल्टीवेशन बेस को समाप्त कर देने के लिए कहा है। क्यू योंगकोंग की युद्ध की शक्ति मेरी तुलना में ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन तान्युन ने उसे सिर्फ एक ही पंच में नष्ट कर दिया। तो मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ? हाँ, मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? तो ये देख के जोंग्यू कहती है मुरेंकुन आप तो बहुत बेशरम इंसान है। हाँ, जाहिर है आप एक दूसरे के साथ लड़ाई करने वाले पहले व्यक्ति है। तुम यूँ कहती है कि आपने देखा नहीं कि तान्युन के पंच कितनी ताकतवर है। हाँ, तो वहाँ के लोग कहते हैं ये सही है, तान्युन को केवल जवाबी हमला किया गया था। और वो एल्डर शेन के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है महान बुजुर्ग, मैं तान्युन की रक्षा करना चाहूंगा। और ये देख के वहाँ पे सभी हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं एल्डर, तान्युन निर्दोष है और मैं उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। लो योंगकोंग और म्यूरोंगकुन ने हमें प्रताड़ित करने के लिए साठगांठ की और एक लंबा इंतजार किया। उन दोनों की दंडित किया जाना चाहिए। और सभी कहने लगते हैं हम तान्युन की रक्षा करना चाहते हैं, हम तान्युन की रक्षा करना चाहते हैं। ये देख के जख्मी क्यू योंगकोंग कहता है ये कैसे हो सकता है, वो सब हमसे विरोध कर रहे हैं। तो म्यूरोंगकुन कहते हैं अरे नहीं, इतने सारे लोग तान्युन की मदद क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें धोखा दे रहे हैं। उन दोनों की बातें सुन के तान्युन उन दोनों से हंसते हुए कहता है अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और बुरे लोगों को दंडित किया जाता है। फिर हमें एल्डर शेन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ फैलाते हुए कहते हैं अब जब लोगों की भावना इस तरह है तो मैं अब महान एल्डर के नाम पर एक आदेश दूंगा। क्यू योंगकोंग को कानून में एल्डर की स्थिति से बर्खास्त किया जाए और उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए और मुरेंकुन को तुरंत 30 मिनट में फांसी दिया जाए। ये सुन के क्यू योंगकोंग उदास होते हुए कहता है खत्म हो गया। हाँ, ये वास्तव में खत्म हो गया, मुझे उससे लड़ना ही नहीं चाहिए था। और वहाँ के सैनिक मोरोंगकुन से कहते हैं मोरोंगकुन नीचे बैठो और अपनी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। तो घबराते हुए मोरोंगकुन कहता है नहीं, मेरे दादा इनर गेट में एल्डर है, आप मुझे इस तरह सजा नहीं दे सकते। और वो कहता है मैं अपने दादाजी को बताने जा रहा हूँ, आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख के एल्डर शेन कहते हैं अभिमानी मोरोंगकुन, आपको नहीं लगता कि आपके दादाजी भीतरी दरवाजे के एल्डर है, इसलिए आप जो चाहे वो करेंगे? हाँ। तो मोरोंगकुन कहता है हाँ क्या, कुत्ते तो दरवाजे के बाहर भौंकने लगते हैं। हाँ, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, देखते हैं कौन मुझे रोकता है। तभी उसके सामने तान्युन हो जाता है और वो कहता है मोरोंगकुन, दूसरों को आपसे डर लग सकता है लेकिन मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता। तो मोरोंगकुन फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है तान्युन, तुम फिर से यहाँ पे आ गए, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ, तुम फिर से मुझे परेशान कर रहे हो। तान्युन उसे कहता है और वो एल्डर शेन से पूछता है मास्टर, क्या मैं मोरोंगकुन को सजा दे सकता हूँ? तो एल्डर शेन कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आप उसे सजा दे सकते हैं। तो मोरोंगकुन घबराते हुए कहता है क्या, रुको, मैं अपनी सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं किसी अन्य व्यक्ति को बदल सकता हूँ? एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगू चांगकोंग का घर दिखाया जाता है। लिंगू के सामने एक आदमी बैठा होता है और वो उसे ग्रेट करता है। वो आदमी कहता है लिंगू भाई, अनुमान के मुताबिक ये तियान बर्फीले इलाकों की घाटियों में मर गया है। मुझे लगता है ये वो नया डिसाइबल तान्युन ने किया है, जरूर तान्युन ने उसे मारा होगा और उसने अपने साथ आइस लोटस योन को भी ले गया। और ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने अपने सामने मोरोंगकुन को भी हराया था। तभी लिंगू अपने टेबल पे हाथ पटकते हुए कहता है ये तियान तो एक कचरा है, उससे एक काम भी पूरा नहीं होता।
उसे बस एक छोटा सा काम दिया था और वो भी नहीं कर पाया। तभी वो आदमी लिंगू से कहता है, लिंगू भाई, उल्काकंठ घाटी का परीक्षण जल्दी शुरू होगा और टैन्यून वहाँ पे प्रवेश करेगा, तो ये हमारे पास सबसे बढ़िया मौका है उसको मारने के लिए। क्या आप इसे हल करने के लिए अंदर किसी को भेज सकते हैं? हाँ, लिंगू कहता है, इससे पहले कि आप उल्काकंठ में उसे पाए तब तक आप कोई अन्य काम करके अपना हाथ गंदा ना करें। और लिंगू उससे कहता है, मेरा ये आदेश सभी को भेज दो कि जो भी तान्यून को मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसे इनाम के तौर पर टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन के 1000 इनाम दिए जाएंगे। और वो आदमी वहाँ से जाते हुए बोलता है, जी माय लॉर्ड, आपका ये काम हो जाएगा। फिर लिंगू अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, उसके हाथ में कोई कर्स मार्क बना हुआ होता है और वो कहता है, अगर मुझे उल्कापिंड की घाटी में दानव भगवान की विरासत मिल जाती है तो मेरी ताकत एक आंतरिक शिष्य में छलांग लगा सकती है। तान्यून, मोरुंगकुन और एंडी, मैं इन सबको अपने एक हथेली से मौत के घाट उतार सकता हूँ। फिर हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक आदमी होता है और वो गुस्से में कहता है, तान्यून, तुमने मेरे पिता वांगपा को मार डाला और मेरे वांग परिवार को खत्म कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हमें उस आदमी का नाम बताते हैं। उस आदमी का नाम वांगफू तोंग होता है। वो कहता है, तान्यून, अगर मैं तुम्हें नहीं मार सका तो मैं एक आदमी कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। फिर वहाँ पे हमें एक दूसरा का आदमी दिखाई देता है और वो मुरुंगकुन होता है। वो कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर भाई वांग के परिवार को तान्यून मार देगा, ये तो वास्तव में घृणित है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुरुंग भाई, आपके दादा इनरगेट के बड़े हैं, आपके पास तो तान्यून को मारने का एक तरीका होना चाहिए। क्या आप तान्यून को मार सकते हैं? हाँ, कृपया भाई, कृपया मुरुंग भाई, मेरी मदद करें। तो मुरुंगकुन कहता है, भाई वांग, आप चिंता ना करें, मैंने इस परीक्षण में उल्कापिंड घाटी में अपने उपयोग के लिए स्पिरिचुअल फिटनेस के सैकड़ों 9 गुना शिष्यों को इकट्ठा किया है और वो मिलके तान्यून को मारेंगे। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपको आपके निर्देश सुनने के लिए 100 शिष्य दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जूनियर भाई वांग का ताओवादी साथी लियांग किंग बेहद खूबसूरत है और उसकी सुंदरता म्यू मेंग से कम नहीं है। मुझे बहुत दिलचस्पी है। और मुरुंगकुन अपने मन में कहता है, मैं यहाँ मूल रूप से मेरे उपयोग के लिए वांगफुटे पर जीत हासिल करने के लिए आया था, लेकिन अगर मैं लियांग किंग को प्राप्त कर सकता हूँ तो ये एक अनसोची खुशी होगी। वो आदमी मुरुंगकुन की बातें सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? लियांग किंग और मैं एक दूसरे को जानने लगे हैं और अब हम दूसरे को समर्थन करने के लिए एक साथ आए हैं। वह इस जीवन में मेरा प्यार है, लेकिन मैं आपको कैसे दे सकता हूँ उसे? हाँ, तो मुरुंगकुन कहता है, ओह, तो आप ये योजना बना रहे हैं? मुझे तो लोगों को जोड़ना है। मेरे साथ कम से कम 100 और लोगों को जोड़ा जाएगा। मैं अपने दोनों हाथों से लियांग किंग का पेशकश करूंगा। तभी हमें लियांग किंग को दिखाया जाता है। वो ये बात सुनकर चौंक जाती है और उसके हाथों से प्लेट गिर गया होता है और वो प्लेट टूट गया होता है और वो वांग फुटोंग से कहती है, फुटोंग, क्या आप मुझे वास्तव में मुरुंगकुन को सौंप देना चाहते हैं? हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो वांग फुटोंग कहता है, लियांग किंग, आपका समय आ गया है। मैंने आपके बदले स्पिरिचुअल फिटनेस के 9 स्तरों के 100 शिष्यों को लेने का व्यापार किया। ये एक सौदा है। और वो उसकी बात को सुनकर रोते हुए कहती है, आप तो वास्तव में इंसान नहीं है, आप तो एक जानवर है। मैं महान एल्डर को बताने जा रही हूँ, मैं उसे अपना मालिक नहीं बनने दूंगी। वो भागी रही होती है, तभी उसके पीछे से बहुत तेज मुरुंगकुन आ जाता है और वो ये देख के कहती है, क्या? और मुरुंगकुन अपने हाथों से उसके गले में मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। और मुरुंगकुन उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या सुंदरता है। और मुरुंगकुन उसे उठाते हुए ले जाते हुए कहता है, चिंता मत करो जूनियर भाई वांग, मैं तुम्हें कल 200 लोग भेज दूंगा। और वो हंसते हुए कहता है, मैं इस लियांग किंग को दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर। उसके बाद वांग फुटोंग कहता है, लियांग किंग, आप मुझे दोष मत दो, मुझे सिर्फ अपने पिता और भाई का बदला लेना है, जिसके लिए मुझे तान्यून को मारना होगा और मैं ये करके रहूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि हुआंगफुंग शिंगजुंग का होता है। वहाँ के लोग कहते हैं, उल्काकंठ घाटी आखिर में खुल गई है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। फिर हमें तान्यून को दिखाया जाता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, अराजकता, सियुआन, क्या यह उल्का गॉड गॉर्ज वास्तव में आपसे संबंधित है? मुझे पता चल गया कि मैं अंदर कब जाऊंगा। तभी पीछे से म्यू से आवाज देती है, तान्यून, मुझे अभी भी खबर मिली है कि लिंगू चांगकोंग ने आपको मारने के लिए 1000 उच्च श्रेणी स्पिरिट स्टोन का बाउंटी रखा है। तो तान्यून से कहता है, लिंगू चांगकोंग, ऐसा लगता है कि टियान को मारने की वजह से है। सही कहा ना मैंने? तुम्हें उससे कहती है, टैन्यून, लिंगू चांगकोंग क्योनलोंग सूची में 1 नंबर में है और वो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। बाहरी दरवाजे में उसके बहुत सारे फॉलोअर है,
जो कि संख्या में बहुत ही ज्यादा है। आपने यहाँ मुरुंकुन को जोड़ा है, तो इस बार आपकी उल्कापिंड की यात्रा बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आप थोड़ा संभल कर रहना। और आप क्या सोच रहे हैं? तो तान्युन कहता है, यदि वो सब आने की हिम्मत करते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं तो मुझे उल्कापिंड घाटी जाना ही होगा, और वो भी लिंगू चांगकोंग और मोरुंकुन के लिए। हाँ, तुम दोनों में से कोई भी आ जाओ, मैं एक को तो मार के ही रहूंगा, और अगर तुम दोनों एक साथ ही आ गए तो मैं तुम दोनों को एक साथ मार दूंगा। फिर हमें जुआंगू को दिखाया जाता है। वो तान्युन को देखते हुए कहती है, तान्युन, और वो अपने मन में कहती है, मुझे आपका सामना कैसे करना चाहिए। उसे लिंगू की बात याद आ रही होती है। लिंगू कहता है, थोड़ी देर के बाद आप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यदि आपको तान्युन का रास्ता मिल जाता है तो जल्दी से बताने के लिए मुझे आप एक संकेत भेजेंगे और कोई उसे मार डालेगा। और जियांगू कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ। फिर हमें मुरुंकुन को दिखाया जाता है, जो कि लियांग किंग के साथ होता है, और वो लियांग किंग से कहता है, सुंदरी, ये मत भूलिए कि आपका भाई लियांग तियान भी इस समूह में 5 में से एक है। आप बेहतर सुने, ना है तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तभी हमें वांग फुचेन को दिखाया जाता है। फिर वांग फुचेन मुरुंकुन से कहता है, मुरुंकुन, आपने मुझसे कुछ वादा किया था। तो मुरुंकुन कहता है उसे, चिंता मत करो, मैंने व्यवस्था कर ली है। और मुरुंकुन उसे एक जेट पैक देते हुए कहता है, जब आप वहाँ जाते हैं, आप जब भी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन अगर आपने टैनिन को देखा तो इस जेट पैक को कुचल देना, कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा। और वांग फुचेन उस जेट पैक को लेते हुए कहता है, मुरुंकुन, धन्यवाद। और वो बड़ा इविल वे में अपने मन में कहता है, मुरुंकुन, रुको और देखो, अंत में तुम सबको मरना होगा। फिर हमें उल्कापिंड घाटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डरशिन चिल्लाते हुए कहता है, इस बार उल्कापिंड घाटी खुलती है, आपको घाटी के सभी स्थानों पर यादृच्छिक रूप से भेजा जाएगा। घाटी के अंदर मेरे पंथ पवित्र पद के महान गुरु द्वारा परीक्षित स्पेस टाइम टावर रखा गया है, और टावर में कल्टीवेशन के एक दिन बाहरी दुनिया में 50 दिनों के बराबर होता है। और परीक्षण समाप्त होने के बाद भीतरी द्वार के एल्डर आप में से उत्कृष्ट डिसेबल को चयन करेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। फिर हमें वहाँ पे बहुत सारे डिसेबल दिखाए जाते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं, भगवान, वह अंतरिक्ष में टावर के रूप में एक खजाना है। तो दूसरा कहता है, मुझे पुराने गेट के नीचे के आंतरिक गेट में प्रवेश करना होगा। तो और एक डिसेबल कहता है, यह एक कदम में आसन तक पहुंचने का मौका है, आइए इससे लड़ते हैं। और एल्डरशिन कहते हैं, विशिष्ट जानकारी, उल्कापिंड घाटी उकेरा गया है और जेड स्प्लिस एन आपको भेज दिया गया है, तो परीक्षण शुरू किया जाए। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक झंडा दिखाया जाता है और उसके आसपास बहुत सारे डिसेबल होते हैं। उनमें से एक डिसेबल कहता है, क्या ये एक झंडा है? और मैच स्टार्ट करने का कार्यक्रम किया जा रहा होता है। और फिर हमें तान्युन को दिखाया जाता है। वो कहता है, चलो शुक्र है, अंत में ये मैच शुरू हो गया। और फिर हमें मैच का रास्ता दिखाया जाता है। फिर एल्डरशिन बोलते हैं, इस यात्रा पर आप लड़ाई से नहीं बच सकते हैं, ये मैच बहुत ही जोखिम भरा होने वाला है, इसमें आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं पता कि 3000 शिष्यों में से कौन जीवित वापस आ सकता है, तो देखते हैं कौन वापस आ सकता है। तो मैच को स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें तान्युन को दिखाया जाता है और तान्युन अपने हाथों में जेड स्लिप पकड़ते हुए कहता है, मेरे अनुमान के मुताबिक जेड स्लिप में जानकारी है, तो ये जगह घाटी के बाहर है। हाँ, और वहाँ अंदर शक्तिशाली जानवर है और इसलिए उन लोगों को सम्राट नानजान द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या ये जगह हुंडन और स्टुआन से संबंधित है। तभी उसको पीछे से कुछ आवाज आती है और वो चौकन्ना हो जाता है और वहाँ से कुछ लोग बाहर आते हैं। उनमें से एक वांग फुचिन होता है और वो कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको ढूंढने वाला पहला व्यक्ति मैं ही हूँगा। और वो अपने साथ बहुत सारे 9 स्पिरिचुअल फेटस के लोग लाता है। तान्युन उसे देख के कहता है, तुम कौन हो? तो तान्युन की बातें सुन के वांग फुटोंग गुस्से से कहता है, बांगबा मेरे पिता थे और वांग फुचिन वो मेरा छोटा भाई था, और तुम कहते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तान्युन, मैं उन सबका बदला लेने आया हूँ। मैं आज तुम्हें मारने आया हूँ और मैं तुम्हें मार के ही जाऊंगा। फिर वांग फुचिन बहुत जोर से चिल्ला के कहता है, सभी लोग यहाँ पे आ जाओ और तान्युन को मार डालो। तान्युन, तुम भाड़ में जाओ। यांगशिंग घाटी, ये आपका मृत्यु का स्थान है, यहीं पर ही आपको मरना होगा। और वो सभी तान्युन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो ये देख के बड़े आराम से कहता है, कचड़े का एक गुच्छा, अब तो इन सबको मरना पड़ेगा। और वो अपने एक हैंड से लाइटिंग अटैक करता है, जिसकी वजह से वो तीनों फाइटर वहीं पर ही घायल हो जाते हैं। और वो तीनों कहते हैं, ये तो बहुत शक्तिशाली है, हाँ, ये तो अनस्टॉपेबल है, इसे मारना तो नामुमकिन है। और तान्युन कहता है, अच्छा, तो और कितने लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं? क्या ये सब आपके पूरे वांग परिवार के लोग हैं? हाँ। फिर हमें वांग फुडोंग को दिखाया जाता है और वो कहता है, तान्युन,
मुझे पता है कि आप बहुत बलवान हैं। वे सब आपको स्वाभाविक रूप से नहीं मार सकते, लेकिन अभी समय है। और फिर वांग फुटोन उस जेट पेप को तोड़ देता है जिसे मोरुंगकुन ने उसे दिया था। और तभी यहाँ पे बहुत सारे फाइटर्स आ जाते हैं। ये देख के तान्युन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तान्युन एकदम चिल आउट रहता है। तान्युन कहता है ये उतना भी खराब नहीं है, चलो ठीक है वांग फू, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 200 शिष्यों को एक आकस्मिक योजना के रूप में इकट्ठा करेंगे। तो ये सुन के वांग फुटोन कहता है तान्युन, मैं मोरुंगकुन के इन 200 स्पिरिचुअल फेटर्स के वास्तविक डिसाइबल के बदले अपने कपल लियांग क्विंग को उसके हवाले करके आया हूँ। शायद आप डर चुके होंगे और आप दया की भीख मांगना चाहते होंगे, लेकिन आप कितना भी संघर्ष कर ले ये सब व्यर्थ ही होगा। मैं तुम्हें कतई छोड़ने नहीं वाला। आज के दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, ये तुम्हारा अंत है। आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये सुनकर तान्युन हंसने लगता है और उससे कहता है वांग फुटोन, मुझे डर है कि तुम गलत हो। मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। और वो अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये 200 लोग बहुत ही कम हैं। आपको इससे ज्यादा लाना चाहिए था। ये सब मेरे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये सुन के वहाँ पे खड़े लोग जो तान्युन को मारने आए थे वो लोग कहते हैं तान्युन क्या तुम पागल हो? यहाँ तक कि लिंकू चांगुंग भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो दूसरा आदमी कहता है हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप केवल स्पिरिचुअल फेटर्स रियल में ही हो सकते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक 200 लोगों की सिर्फ एक पंच के साथ आप यहाँ पे मर सकते हैं। तो वही पहला वाला आदमी कहता है तान्युन आज आप बच नहीं पाएंगे। तो ये सुनते हुए वांग फुटोंग कहता है अच्छा, अब जब तान्युन इतना आत्मविश्वासी है तो इसको मारने का नेतृत्व कौन करेगा? कौन है जो उसे पहले मारना चाहता है? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो इसका क्रिएटर है उसने इस आदमी का चेहरा बनाया या फिर मेंढक का चेहरा बनाया। कुछ भी, चलो कुछ भी हो, आगे बढ़ते हैं। वांग फुटोन कहता है तान्युन की ताकत कम नहीं है, पहले दूसरे लोगों को आगे जाने दो, उसे थोड़ा थकने दो। अंत में जब वो पूरा थक जाएगा और बहुत ही कमजोर हो जाएगा तो मैं उसे खुद जाके मार डालूंगा। तभी वहाँ पे एक मोटा सा आदमी आता है और वो कहता है मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। और वो सबसे पहले तान्युन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके दोनों हाथों में 2 कद्दू जैसे बॉल होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और मोटा होता है। वो अपने पावर को अनलीश करता है। उसका पावर तो बहुत ही ज्यादा होता है। और उसे देख के वहाँ के डिसाइबल्स कहते हैं ये वांग तियाजोंग है, qianlong सूची में 11वें स्थान पर है और ये अलौकिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था। और ये आयरन के झोंक के 2 मिलियन जीन्स को धारण कर सकता है। और अगर उसके सामने हवा और गड़गड़ाहट की नींद का तरीका इस्तेमाल किया जाता है तो खुद लिंगू चांगकुंग भी उसे रोकने के लिए हिम्मत नहीं करता। तो उनमें से एक आदमी कहता है शायद तान्युन मांस और मिट्टी के पंच से डरता है। तो दूसरा आदमी कहता है ये एक डूड शो है। और वो मोटा आदमी जिसका नाम वांग तियाजोंग होता है वो कहता है तान्युन, मैंने सुना है कि तुम्हारी मुट्ठी बहुत सख्त है, तुम्हारा पंच बहुत ही ताकतवर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरे इस धातु से नहीं बच सकते। तो तान्युन उसे हंसते हुए कहता है अगर आप इसे आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सिर्फ एक कीमत है जो आपकी जिंदगी का है। और वो मोटा आदमी तान्युन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है अहंकार मत बनो, अब तुम इसे सहन करो। और वो बहुत तेजी से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो वाइन एंड थंडर मेथड 18 हिट्स इन रॉ का अटैक करता है। और उसके हाथ में जो कद्दू जैसे बॉल लगे थे उससे वो 18 हिट करता है। और तान्युन अपने हाथ में पूरा पावर इकट्ठा करते हुए कहता है तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारे पास 0 स्किल है। और वो बहुत तेजी से पंच मारता है। उस पंच से उस मोटे आदमी के सारे अटैक चकनाचूर हो जाते हैं और वो पंच सीधा उसके मुंह पे लगती है और वो बहुत ज्यादा दूर जाके पेड़ पे टकराता है और वो मोटा आदमी वहीं पर ही मर जाता है। तो ये देख के वहाँ के डिसाइबल्स कहते हैं क्या ये किया? तान्युन ने सिर्फ एक ही पंच के साथ वांग टाई को मार दिया। 10,000 पाउंड नींद का जोड़ा, यानी कि वो कद्दू जैसे दिखने वाला बॉल वो भी टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या ये कोई दिव्य शक्ति है? तान्युन की ताकत तो बहुत डरावनी है। फिर तान्युन कहता है तो और कोई है क्या जो भी ताकतवर हो वो सामने आए। तभी वहाँ पे 3 डिसाइबल्स आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं लिंगू चांगकुंग के 1000 ऊंचे श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हमारे 3 भाई होंगे। तान्युन हालांकि आप मजबूत है, लेकिन क्या आप हमें हरा सकते हैं? ये देख के वहाँ पे खड़े डिसाइबल्स कहते हैं वे हाओ परिवार के 3 भाई हैं। उनकी गति होंगफू शेंगजोन में सबसे अच्छी है और उनमें से 3 आज भी गॉड स्पीड एरे विधि से उकेरे गए हरे रंग के जूते पहनते हैं और तान्युन उनकी स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। तभी उन तीनों भाई में से एक भाई अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है नंबर 2 और नंबर 3 जाओ आकार स्थानांतर का उपयोग करो। और वो तान्युन पर अपने वाटर टेक्निक से अटैक करता है और वो तीनों भाई हंसते हुए कहता है तान्युन अब वास्तव में हमारी आकृति नहीं देख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी शक्तिशाली हो, आप हमें नहीं हरा सकते। हम इस पूरी संप्रदाय में सबसे तेज है। और तान्युन कहता है ये आदमी तो बहुत ही स्लो होगा। और तान्युन बहुत ही स्पीड के साथ उनमें से एक आदमी को पंच करता है जिसकी वजह से वो पीछे जाके दूसरे आदमी से टकराता है और वो दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं और उन दोनों से तीसरा आदमी भी टकराता है और तीनों एक जगह घायल हो जाते हैं। वो तीनों कहते हैं उसने वास्तव में हमारे माध्यम को देखा, ये कैसे संभव हो सकता है? ये देख के तान्युन कहता है बोरिंग,
ये तो बहुत बोरिंग है। हाँ, तुम लोग अपना समय बर्बाद मत करो और सभी एक साथ आओ, नहीं तो तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें तानून को दिखाया जाता है, जो कि पूरी फौज के सामने अकेला खड़ा होता है। उन बहुत सारे डिसेबल में से एक डिसेबल कहता है, तानून ने वास्तव में आप सबको चुनौती देने की पहल की है। क्या तुम लोगों को लगता है वो सच में इतना पावरफुल होगा? वो ये अपनी आंखों में हम जैसे सैकड़ों लोगों को कुछ भी नहीं समझता। उसने बस कुछ समय पहले ही पलक झपकते ही 2 गेम जीत लिए, इसलिए वो सच में अच्छा है। लेकिन क्या वो हमारे सामने टिक पाएगा? शायद मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। देखो उसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। फिर हमें वांग फुटोन को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी डिसेबल को ऑर्डर दे रहा होता है। वो कहता है, तुम सब लोग किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ, जाओ इस लड़के को मार डालो और मेरा बड़ा भाई का इनाम पाओ। और सभी डिसेबल्स तानून पर हमला करने के लिए एक साथ बढ़ते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये इसे सहन नहीं कर सकता, अब तो तानून मर जाएगा। तानून को आराम करने का मौका ही मत दो और उसे तुरंत मार डालो। वो अपने मन में कह रहा होता है, ये सब बेवकूफों का एक समूह है जो बस हलचल करता है और तानून आसानी से वांग टाई और होजिया ब्रदर्स को बदल सकता है। जब ये सब लोग मिलकर तानून की शक्ति को समाप्त कर देंगे तो तानून को मारने के लिए मुझे आसानी होगी। और वो सभी डिसेबल्स एक साथ तानून को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे काफी तगड़ी वाली फाइट होने वाली है। और आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा? तानून उन सबको देखकर हंसते हुए कहता है, हाँ अब ये हुई ना बात, अब मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है, कृपया मुझे मारने की पूरी कोशिश करो। और तानून अपने पावर से एक बड़ा सा हाथ बनाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिसेबल को एक साथ मार पा रहा था। उसके कुछ समय बाद वो खुद बैटल पे उतरता है और बाकी सारे डिसेबल से हैंड टू हैंड फाइट करता है और तानून बिजली की रफ्तार से सबको मार रहा होता है। ये सब देख के वांग फुटोंग बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम लोग डरो मत, ये सब कुछ नहीं है, बस तुम लोग सिर्फ लड़ाई करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि तानून के पीछे से 3 लोग तलवार लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो वांग फुटोंग से कहता है, भाई वांग, हम तीनों भाई को एक लंबे समय तक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया गया, लेकिन अब इस वर्तमान समय में हम तानून को मार सकते हैं। अब हम इसके सिर को काट देंगे। तानून, तुम्हारा सिर हमने स्वीकार कर लिया है। और वो आदमी अपनी तलवार से तानून के सिर के ऊपर वार करता है, लेकिन वो तलवार भी टूट जाती है। ये देख के वो तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उनकी बुरी तरह फट जाती है। उनमें से कहता है, क्या ये कैसे संभव हो सकता है? तो दूसरा आदमी कहता है, उसने वास्तव में उस काले सोने की तलवार को चकनाचूर कर दिया, जो भाई वांग ने केवल हमारी रक्षा करने के लिए दिया था। ये देख के वांग फुटोंग बोलता है, क्या ये मजाक हो रहा है? हाँ, मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा, ये बंदा इतना मजबूत कैसे हो सकता है? और तानून उन तीनों डिसेबलों की तरफ आगे बढ़ता है और अपना पंच बनाते हुए कहता है, तुम सब क्या कर रहे हो? तुम लोग अभी भी मुझे मार नहीं पाए, अब मेरी बारी। और तानून उनको एक पंच मारता है जिसका पावर बहुत ही ज्यादा होता है। उस पंच का पावर इतना ज्यादा होता है कि आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये सब देख के वांग फुटोंग बहुत ही हैरान होता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। वो कहता है, 200 डिसेबल्स तानून का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। ये सब लोग मिलके तानून को एक बाल भी बाका नहीं कर पाए। सब खत्म हो गया, अब मुझे भागना चाहिए। और वांग फुटोंग वहाँ से डर के भागने लगता है और वो भागते हुए कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा तानून, बस तुम रुको मेरे लिए, मैं फिर वापस आऊंगा। इस समय मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, मैं अगली बार वापस आऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। फिर हमें तानून को दिखाया जाता है, उसके सामने बस एक ही डिसेबल बचा हुआ होता है। तानून उससे कहता है, तुम तो बस एक ही बच्चे हो, चलो कोई नहीं, हम फिर भी शुरू कर सकते हैं। और वो आखिरी डिसेबल डरते हुए कहता है, तुम यहाँ मत आओ, मैं अपने आप को मार डालूंगा। और वो खुद अपने सिर को पेड़ से मारता है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून आने लगता है। ये देख के तानून कहता है, ये आदमी तो मुझे पागल लगता है, लेकिन वो वांग फुटोंग वो शायद यहाँ से भाग गया। तभी हमें वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है, वो तानून को पुकारती है। फिर हमें पता चलता है कि वो लियांग किंग होती है और वो तानून से कहती है, दक्षिण में 30 मील दूर स्पेस टाइम मीनार है। तो तानून उससे कहता है, मैंने आपको प्रसारण से पहले देखा था, आप मुरुंग के पास खड़े थे, जाहिर है आप उनसे मिले होंगे और तुम अचानक मेरी मदद के लिए आ गए हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मूर्ख हो? तो लियांग किंग कहती है, 1 मिनट रुकिए, मुझे समझाने दीजिए। तानून उसकी बात जरा भी नहीं सुनता और बहुत ही तेजी के साथ उसके पीछे आ जाता है और उसके गले में तलवार लगते हुए कहता है, मुझे आप पर विश्वास करने का कोई कारण दीजिए जिससे मैं आप पर विश्वास कर सकूं। तो लियांग किंग कहती है, ये मुरुंगुन था जिसने पहले मुझे सताया था, उसने मुझे अशुद्ध कर दिया। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ भी हो। और वो ये कहते हुए रो रही होती है और तानून उसको अपना लाल आंखें दिखाते हुए कहता है, तुमने अभी तक मुझसे सच नहीं बोला। और तानून उसकी आंखों में देखता है तो बोलता है, ये तो बहुत निराश है, और वो उसे छोड़ देता है और लियांग किंग नीचे बैठ जाती है
वो कहती है ये तो बहुत डरावना है, और वो अपने मन में कहती है ये लड़का तानून ये कौन है। तानून उसे कहता है हालांकि आपने जो भी कहा वो मुझे पूरी तरह तो सच नहीं लग रहा, लेकिन अब गलत भी नहीं है। मीरोंकुन को मारने जा रहा हूँ और आप मुझे खबर फैलाने में मदद करेंगे। इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं, याद रखना मेरा कोई फायदा नहीं उठा सकता। और लियांग किंग अपना सिर झुकाते हुए कहती है ठीक है। और तानून वहाँ से गोली की स्पीड से मीरोंकुन को मारने के लिए निकल पड़ता है और अपने मन में कहता है मीरोंकुन आपके और मेरे बीच के झगड़े को खत्म करने का समय आ गया है। फिर हमें लियांग किंग को दिखाया जाता है जो कि तानून को देखते हुए कहती है मैंने कोई काम किए बिना अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। तानून तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो शायद मीरोंकुन को मार डालेगा। तभी लियांग किंग को पीछे से कुछ आवाज आती है और वो पीछे मुड़ती है तो एक आदमी से कहता है लियांग किंग सिर्फ आप ही बचे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कीमत क्या है, मैं आपको मार दूंगा। और फिर सीने में स्पेस टाइम टावर का दिखाया जाता है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी कहता है ब्रदर मुरोंग ने 500 उच्च गुणवत्ता वाले स्पेस स्टोन के पुरस्कार की पेशकश की है, उन्हें खोजना एक बड़ी उपलब्धि है। इस खंडर को हम सब ने घेर लिया है, वे सब अभी बच नहीं सकते। जब मैं उन्हें पकड़ लूंगा तो तानून भी खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। फिर हमें म्यू और जियो को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर के पीछे छुप रहे होते हैं और वो कहते हैं मीरोंकुन के लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, बहन हमें क्या करना चाहिए। तो म्यू कहती है मीरोंकुन हमें टैन्यून को लुभाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और हमें उसे हासिल करना नहीं देना चाहिए। और अपने मन में कहती है अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं तानून को अपनी वजह से किसी खतरनाक जगह में गिरने नहीं दे सकती। फिर हमें मीरोंकुन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक स्टोन पकड़ते हुए कहता है म्यूमेंग मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। उसने अपने हाथ में जो पत्थर पकड़ा हुआ था उसमें सब कुछ दिख रहा होता है और वो उसे म्यूमेंग का पता लगा लेता है और वो उस पत्थर से कहता है स्टोन सोल्जर मेरे आदेश पर उठो। और म्यूमेंग के पीछे जो पत्थर की मूर्ति रहता है वो जाग जाता है। ये देख के म्यूमेंग बहुत ही चौंक जाती है और कहती है ये क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें म्यू और जू को दिखाया जाता है जो कि म्यूमेंग से छिप रहे होते हैं, लेकिन म्यूमेंग उन्हें ढूंढ लेता है और उसके हाथ में जो स्टोन होता है उसकी मदद से वो म्यूमेंग और जू के पीछे पड़े एक पत्थर की मूर्ति को जगा देता है और उस पत्थर की मूर्ति की आँख खुल जाती है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से म्यू और जू घायल हो जाती है और वो दोनों दूर जाके गिरती है। और फिर म्यूमेंग उन दोनों के सामने आता है और उन दोनों को देख के हंसने लगता है और वो कहता है बहन म्यू बहुत समय हो गया जब से मैंने तुम्हारे लिए अपनी इतनी सारी ऊर्जा खर्च नहीं किया। मुझे यकीन है कि आज अब सभी के साथ इलाज किया जाएगा। और म्यू गुस्से से कहती है मीरोंकुन आप हम पर हमला करने के लिए खंडर में पड़े पत्थर सैनिकों के अवशेषों को नियंत्रित कर रहे हैं, क्यों है ना? जाहिर है मैं यहाँ पहले नहीं आई हूँ, शायद आपने अपने दादाजी के माध्यम से हमें धोखा दिया है। तो उसकी बातें सुन के मीरोंकुन कहता है हाँ अगर मैंने आपको धोखा दिया तो क्या हो जाएगा। जब सांप्रदाय के एल्डर सदस्यों ने यंग गॉड गॉर्ज की जांच की तो मेरे भगवान ने इस अवशेष और कोर क्रिस्टल की खोज की जो यह शैतान भगवान के पत्थर सैनिक को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सभी पत्थर की मूर्ति जो आप लोगों को दिख रहा है ये सभी सैनिक है जिन्हें प्राचीन दानव देवताओं ने आक्रमण किया था और पीछे छोड़ दिया था। हालांकि यह कई जगह से थोड़ा थोड़ा टूटा है लेकिन इसमें स्पिरिचुअल फिटनेस की चरम युद्ध शक्ति भी है जो इसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देती है। और वो म्यूमेंग से कहता है म्यूमेंग अब आपके पास यहाँ से बचने के लिए कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। अगर आप तानून को यहाँ पे लाते हैं वो भी जीवित तो मैं आपको यहाँ से छोड़ सकता हूँ। और वो अपने मन में कहते हैं मैं तानून को मारने के बाद तुम्हें भी मार दूंगा और इस बदबूदार लड़की को भी। तुम्हें उससे कहती है तुम मेरा इस्तेमाल तानून को धमकी देने के लिए करना चाहते हो। और मैं अपना तलवार निकालती हुई अपने गले में रखती है और कहती है भले ही मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको तानून का पता नहीं बताऊंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको अपने सैनिकों में दे दूंगा। और इसके अलावा भले ही आप मर चुके होंगी लेकिन फिर भी मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो ये सुन के वहाँ पे खड़े लोग कहते हैं भाई मीरोंकुन सही है, म्यूमेंग तुम जल्दी मर जाओ। हाँ तुम्हारे मौत के साथ खिलवाड़ करना आसान होगा, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और म्यूमेंग अपना तलवार नीचे फेंकते हुए मीरोंकुन से कहती है तुम तो मॉन्स्टर हो। तो मीरोंकुन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पवित्र और कितने गुणी हैं। ये पत्थर मेरे हाथ में सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, जब तक ये पत्थर मेरे हाथ में है तब तक मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और मीरोंकुन अपने लोगों से कहता है चलो जाओ और उसे पकड़ो। और सभी आदमी म्यूमेंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो बहुत सुंदर है, मीरोंकुन की दया से हम यहाँ तक जा पा रहे हैं, तो रुक जाओ पहले मीरोंकुन को आगे बढ़ने दो। और वो सभी आदमी म्यूमेंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और म्यूमेंग डरते हुए कहती है दत्तेरी की क्या
क्या ये मेरे साथ ही होना चाहिए? और वो अपने आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपने मन में कहती है, तान्यून, मुझे डर है कि मैं वो दिन नहीं देख सकती जब आप दुनिया पर राज करेंगे। और वो ये कह ही रही होती है और तभी बिजली की रफ्तार से तान्यून वहाँ पर आता है और सभी को एक ही बार में मार देता है। वहाँ के आदमी तान्यून को देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये कौन है? इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। और म्यू तान्यून को देख के बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, क्या आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और तान्यून उनको मारते हुए कहता है, फिर से मैल का एक गुच्छा, धत तरीके। और तान्यून म्यूमेंग के पास आता है और वो उससे कहता है, सिस्टर, क्या आप ठीक है? तो म्यू कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी परवाह मत करो। तान्यून, हमें जल्दी करना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुरोंग के पास एक साजिश है, वो जानबूझकर आपको लुभाने के लिए मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तुम जल्दी चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। फिर हमें मुरोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेना को देखते हुए कहता है, चलो छोड़ो, तुम लोगों में से कोई भी ये नहीं कर सकता, अब ये मुझे ही करना पड़ेगा। और वो अपने हाथ में उस पत्थर को पकड़ते हुए कहता है, दानव भगवान पत्थर, जाग जाओ और पूरी ताकत से हमला करो। और वो बड़ा सा पत्थर जाग जाता है। वो काफी बड़ा दिख रहा होता है, जैसे कि मानो वो एक कोलोसियल टाइटन हो। तान्यून उसे देखते हुए कहता है, डेविल गॉड स्टोन सोल्जर, वजन 1,00,000 पाउंड। ये बेहद घने अलौकिक उल्का पिंड लोहे से बना है। इसके एक पंच में 10 लाख पाउंड की ताकत होती है और यह युद्ध का एक हथियार है जो विदेशी दुश्मनों से लड़ने के लिए दैवीय दुनिया के लिए बनाया गया था। फिर हमें मुरोंग को दिखाया जाता है। वो तान्यून से चिल्लाते हुए कहता है, तान्यून, भले ही आप इस पत्थर और शैतान की उत्पत्ति के बारे में सब जानते हो, लेकिन ये आपका अंत है। और वो उस पत्थर की मूर्ति को ऑर्डर देता है, डेविल गॉड स्टोन सोल्जर, मार डालो तान्यून को। और वो पत्थर का सोल्जर तान्यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी तरफ बहुत ही जोर से एक पंच मारता है। और फिर तान्यून इसे देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है, मुझे पता है इस पत्थर की मूर्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। स्वाभाविक रूप से मैं इसकी कमजोरी को जानता हूँ। तो उसकी बातें सुन के मुरोंग कहता है, क्या ये तुम कैसे जानते हो? और तान्यून बहुत स्पीड के साथ उस पत्थर की मूर्ति की तरफ आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, उसकी कमजोरी है उसके छाती के सामने एक ऊर्जा का कोर। और तान्यून बहुत ही स्पीड के साथ अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस ऊर्जा कोर पर हमला करता है, जिससे कि वो ऊर्जा कोर तोड़ जाता है और उसकी वजह से वो पत्थर की मूर्ति भी चकनाचूर हो जाती है। ये देख के मुरोंग कहता है, नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? यह ऊपरी क्षेत्र का युद्ध हथियार है, आप उसकी कमजोरी कैसे जान सकते हैं? तो तान्यून उससे कहता है, क्योंकि ये दानव भगवान पत्थर सैनिक सबसे पहले मेरे द्वारा बनाया गया था। ये होते हुए देख वहाँ पे खड़े लोग कहते हैं, वो स्पिरिचुअल फिटस रियल्म का एक दानव भगवान पत्थर सैनिक था, लेकिन तान्यून ने उसे एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। उसने ये कैसे किया? तो दूसरा आदमी कहता है, तान्यून ने जो भी कहा कि दानव भगवान पत्थर की उत्पत्ति उसके द्वारा किया गया है, इसका मतलब क्या है? तान्यून राक्षस भगवान पत्थर के सैनिक की कमजोरियों को जानता है, वो वास्तव में क्या है, आखिर वो किस प्रकार का गॉड है। फिर हमें मुरोंग को दिखाया जाता है। वो कहता है, ये तो बिल्कुल असंभव है। क्या दानव भगवान पत्थर सैनिक ऊपरी क्षेत्र का देवता है? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये गॉड एम्परर का पुनर्जन्म है? फिर तान्यून मुरोंग से कहता है, मुरोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने डम्ब दिखेंगे जब आप यहाँ पे आए थे। इसके विपरीत यह आज स्पष्ट हो गया, आप बहुत ही ज्यादा डम्ब है। और वो उसे कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं गॉड एम्परर का पुनर्जन्म हूँ। तो तान्यून की बातें सुन के वहाँ के लोग हंसते हुए कहते हैं, ये तान्यून तो बहुत ज्यादा नाटक करता है। तो दूसरा आदमी कहता है, क्या सच में? उसने कहा कि वो गॉड एम्परर का पुनर्जन्म है, तो मैं फिर इस दुनिया का निर्माता हूँ। तो वही पहला वाला आदमी कहता है, आप वास्तव में हमारे साथ इडियट्स की तरह पेश आ रहे हैं। फिर हमें मुरोंग को दिखाया जाता है। उसके हाथ में डेविल गॉड स्टोन होता है और वो स्टोन बहुत ही चमक रहा होता है। मुरोंग कहता है, तान्यून, आप इस तरह मेरी बुद्धि को अपमानित कैसे कर सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपको मरवा दूंगा बिना कोई कीमत लिए। और वो उस स्टोन को पकड़ते हुए कहता है, दानव भगवान पत्थर सैनिक के राजा, बाहर आओ। और उस स्टोन से बहुत ज्यादा चमक निकल रही होती है। उसके बाद जमीन से निकलते हुए वो पत्थर का राजा बाहर निकलता है और तान्यून उसके सामने खड़ा होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा दानव भगवान पत्थर के सैनिकों का राजा को दिखाया जाता है और मुरोंग तान्यून से कहता है, तान्यून, इस दानव भगवान पत्थर के सैनिक के राजा को बुलाने के लिए मैंने स्पिरिट रिफाइनिंग रियल्म का इस्तेमाल किया और मैंने इसके क्रिस्टल में शेष ऊर्जा को लगभग समाप्त कर दिया। मुरोंग की बातें सुन के वहाँ पे खड़े आदमी कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई मुरोंग के पास इतना बड़ा इक्का होगा। मुरोंग तो बहुत आगे की सोचते हैं, अब तान्यून निश्चित रूप से मारा जाएगा। तो दूसरा आदमी कहता है, स्पिरिट रिफाइनिंग रियल्म की युद्ध शक्ति लगभग आंतरिक संप्रदाय के कुछ एल्डरों के युद्ध के शक्ति के समान होता है। इसके अलावा
इस दानव भगवान स्टोन सोल्जर किंग के पास सुरक्षा के लिए कवच भी है। तान्युन को शायद डर है कि वो उसकी कमजोरी नहीं जानता और बड़े भाई मुरुंकुन ही जीतेंगे। तान्युन उस बड़े से पत्थर के दानव को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराता है और वो कहता है, ये वास्तव में दानव भगवान पत्थर का सैनिक का राजा है। डिवाइन वर्ल्ड की इस 10 प्रमुख बाधाओं की रक्षा करने के लिए मैंने इनमें से केवल 10 चीजें बनाई हैं। मैं यहाँ इसे फिर से देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। ये तो बहुत रोमांचक है। ये अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। तो उसकी बातें सुन के मुरुंकुन कहता है, तान्युन आप अभी मरने वाले हैं और आप अभी भी एक गॉड बनने का नाटक कर रहे हैं। अब मुझे केवल अपनी उंगलियों को हिलाने की जरूरत है और दानव भगवान स्टोन सोल्जर किंग आपके मांस के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो उसकी बातें सुन के तान्युन कहता है, मुरुंकुन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ नहीं बल्कि आपके साथ होने वाला है। आप ही इस पत्थर के डीमन से कुचल दिए जाएंगे। और वो अपने मन में कहता है, उनमें से प्रत्येक मेरी आत्मा का हिस्सा है और मैं उन्हें एक ही विचार से नियंत्रित कर सकता हूँ। और वो अपने हाथों की उंगली में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। तभी मुरुंकुन तान्युन से कहता है, तान्युन तुम मौत की तलाश में हो। और मुरुंकुन बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और वो उस पत्थर के डीमन से कहता है, दानव भगवान पत्थर के राजा जाओ तान्युन को मार डालो। और वो पत्थर का डीमन अपने स्वॉर्ड से तान्युन के ऊपर हमला करता है। ये देख के म्यू बहुत ही घबरा जाती है और वो कहती है, नहीं तान्युन। और मुरुंकुन उसे कहता है, मरो तान्युन, ये तुम्हारी मौत है। और फिर तान्युन अपने एक ही उंगली से उस पत्थर के डीमन के स्वॉर्ड को टच करता है और कहता है, रुक जाओ और मेरे सामने घुटने टेको। तो वो पत्थर का डीमन तान्युन के सामने झुक जाता है और कहता है, मेरे राजा आप जैसा कहे। तो ये देख के मुरुंकुन चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है? ये तान्युन, ये सच में वो तो नहीं। और म्यू ये देख के बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, तो ये है तान्युन। ये देख के वहाँ के लोग कहने लगते हैं, वो कैसे हो सकता है? डीमन गॉड स्टोन सोल्जर के राजा हमारे भाई मुरुंकुन द्वारा बुलाया गया था, लेकिन वो तान्युन के सामने झुक गया। तो दूसरा आदमी कहता है, रुको, क्या ये सच है? ये तान्युन गॉड एम्परर का पुनर्जन्म है? हे भगवान, क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ या ये मेरी आंखों का बस धोखा है? फिर तान्युन मुरुंकुन से कहता है, मुरुंकुन मैं इस डीमन गॉड स्टोन सोल्जर के राजा को बुलाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पत्थर का डीमन मेरे लिए कुछ न सही लेकिन एक शक्तिशाली योद्धा है और इससे मैं आपको मार सकता हूँ। तो उसकी बातें सुन के मुरुंकुन कहता है, नहीं ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो उस स्टोन को आगे करते हुए कहता है, डीमन गॉड स्टोन सोल्जर के राजा मेरा आदेश सुनो। मेरे आदेश पर आपको मेरे द्वारा बुलाया गया है तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप तान्युन के सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं? उठो और मेरी बात मानो। तो वो पत्थर का डीमन कहता है, बेवकूफ। वो पत्थर के डीमन की बातें सुन के मुरुंकुन कहता है, क्या ये पत्थर ने मुझे स्टूपिड कहा? तो तान्युन हंसते हुए आगे बढ़ता है और मुरुंकुन से कहता है, मुरुंकुन अगर आप डीमन लॉर्ड स्टोन सोल्जर के किंग को प्राप्त करना चाहते हैं तो ठीक है, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। और तान्युन उस डीमन लॉर्ड स्टोन सोल्जर के किंग को खड़े होने के लिए बोलता है और वो स्टोन सोल्जर किंग खड़ा हो जाता है और वो मुरुंकुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मुरुंकुन ये देख के डर जाता है और कहता है, ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? तो तान्युन कहता है, ये आपके मरने का समय है। आपने मुझे बहुत परेशान किया और साथ ही साथ मेरे दोस्तों को भी, तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो मुरुंकुन कहता है, तान्युन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तान्युन मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया करके मेरी जान को बख्श दीजिए। मैं म्यूमैन को कभी नहीं छूऊंगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं वो सब करूंगा जो आप मुझे करने के लिए बोलेंगे। तो तान्युन उसे बहुत ही इविल तरीके से देखता है और उसे कहता है, यदि आप मुझे उकसाते नहीं तो ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। अब तुम्हें मरना होगा तो मरो। तान्युन उस पत्थर के डीमन लॉर्ड किंग को ऑर्डर देता है कि मुरुंकुन को मार दिया जाए और वो पत्थर का डीमन लॉर्ड किंग अपने तलवार से मुरुंकुन को कुचल देता है। और मुरुंकुन मरते हुए कहता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं था, कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। और वो मर जाता है। तो तान्युन कहता है, मुरुंकुन ये तो मर गया। और वो पत्थर का डीमन लॉर्ड किंग वहाँ पे सभी लोगों को मारने लगता है। वहाँ के लोग ये देख के कहते हैं, जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा, हम इसके सामने कुछ नहीं कर सकते, ये हमको सबको मार डालेगा। तो दूसरा आदमी कहता है, मुरुंकुन में मर चुका है और तान्युन हमें कभी नहीं जाने देगा, हमें तो अब भागना ही पड़ेगा, हमें तान्युन के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। और वो लोग भाग रहे होते हैं और तान्युन उस पत्थर के डीमन लॉर्ड किंग को कहता है, यहाँ के सभी लोगों को मार दो। और वो पत्थर का डीमन लॉर्ड किंग वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। ये देख के म्यूमेन कहती है, चलो सभी मारे जा चुके हैं, बहुत बढ़िया। और तान्युन उस पत्थर के डीमन लॉर्ड किंग के पास जाता है
वो पत्थर का डीमन लॉर्ड किंग कहता है, गॉड फाइट यहाँ पे खत्म हुआ, क्या मुझे और किसी को मारना है? तो तानिन उसे कहता है, शुरुआत में मैंने आपको कई अन्य क्षेत्रों के दुश्मनों से बचाव करने के लिए रिफाइन किया था। मैंने सोचा नहीं था वो निचले क्षेत्र से सिवोन और हुंडून के द्वारा हमला किए जाएंगे और वो लोग यहाँ पे आपको कंज्यूम करने आए थे। वो लोग तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो वो पत्थर का डीमन लॉर्ड किंग तानिन से कहता है, गॉड दुख के साथ मुझे विश्वास भी था कि आप फिर से वापसी करेंगे। और वो पत्थर का डीमन लॉर्ड किंग वहीं पर ही टूट जाता है और चकनाचूर हो जाता है। तानिन कहता है, तो आप सभी मेरे द्वारा इस पहले स्थान पे बनाए गए थे, मैं तुम्हें एक और राइड दूंगा। और तानिन अपने हाथों से वहाँ से एनर्जी ले रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, सियुआन और हुंडून मैं बदला लूंगा, मैं तुम सबसे बदला लूंगा। फिर मैं म्यू और जू को दिखाया जाता है जो कि जख्मी होते हैं और म्यू तानिन से कहती है, तो कौन है आप? तो तानिन कहता है, आप कुछ मत कहिए, मैं अभी भी वही तानिन ही हूँ, मैं कभी नहीं बदला। आप और जू जियान बहुत ही बुरी तरीके से घायल है और हमारे सामने स्पेस टाइम टावर है, तो चलो अंदर जाओ और अपने आप को पहले ठीक कर लो। और म्यू शर्माती हुई कहती है, तानिन सही है, मुझे आखिर उसकी पहचान की परवाह क्यों करनी चाहिए? और वो तानिन से कहती है, तानिन मेरे लिए रुको। और ये एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।